हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी इंग्लिश की तैयारी एकदम टॉप नॉच चल रही होगी। मैं सुमन दीदी फिर से आ गई हूं आपके लिए इंग्लिश की एक टॉप क्लास वीडियो लेके। मैं इस वीडियो से दो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करने वाली हूं। पहला पर्सपेक्टिव कि आपकी राइटिंग और ग्रामर का एक पूरा पोर्शन जो मैं इस एक वीडियो में कंप्लीट करूंगी। दूसरा पर्सपेक्टिव और मेरा दूसरा मकसद है कि मुझे एक और वीडियो के माध्यम से आपको पूरे इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की शॉर्ट समरीज याद करवानी है और वो समरीज आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। बिकॉज हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अगर आप समरी लिख के आएंगे तो आपके आंसर में वेटेज पड़ेगा, अच्छे वर्ड यूज करेंगे तो एक इंप्रेशन पड़ेगा और एट द एंड आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए आपकी सीबीएसई 2025 का एक कटिंग लगा रखी है, जहां पे आप बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। आपको राइटिंग स्किल्स के लिखे हुए हैं 10 मार्क्स, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल कितने मार्क्स की आ रही है? 10 मार्क्स की आ रही है। इसके बाद है आपका ग्रामर का सेक्शन जो कि फिर से है 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल कितने हो गए बच्चों? 20 मार्क्स। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज याद रखना कि आपकी लिटरेचर 40 मार्क्स की है, तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि ये वो पोर्शन है जो आप पिछले एक साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइटिंग में क्या आएगा आपको नहीं पता, ग्रामर आप कितनी ही पढ़ लो, आपने अरे तुक्के ही लगाने हैं। सही बोल रही हूं मैं? तुमने वही देखना कि कौन सुनने में अच्छा लग रहा है, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन ग्रामर की कंसेप्ट भी मैं अपनी तरफ से आपको पूरे कंप्लीटली यहां पे रिवाइज करवाऊंगी। इस एक वीडियो का एक ही एम है कि आपको जितना भी कंसेप्ट आपने पूरे साल पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। मैं यहाँ पे कुछ भी ये बोलने नहीं आई हूं कि बच्चों जो मैं पढ़ाऊंगी वही आएगा, बिकॉज राइटिंग एंड ग्रामर इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन जो पोर्शन आपको सीबीएसई ने दिए हैं आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात दीदी, ये जो आपका राइटिंग सेक्शन है इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। एक है आपका फॉर्मल लेटर और एक है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। क्वेश्चन क्या आएगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये सीबीएसई को पता है सिर्फ। लेकिन उस फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ के कुछ बेसिक्स होते हैं जो होते हैं बेसिक मार्क्स। मतलब अगर आपने इन दोनों का फॉर्मेट सही से लिखा है तो आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कंटेंट में प्रैक्टिस करी है, आपके कंटेंट में थोड़ा मिर्च मसाला है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अरे 5 में से 3 मार्क्स तो लल्लू है ना, जो तुम रट के पढ़ के जा सकते हो। बाकी बचे हुए 2 मार्क्स तुम्हारी स्किल के हैं कि तुम कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाते हो अपने लिखने में, तुम कितने अच्छे वर्ड यूज करते हो, कितने अच्छे सोल्यूशन देते हो, ये सब डिपेंड करता है उस पर। लेकिन 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, तो वो 3 मार्क्स मैं पकड़ करके जाऊंगी। उसके बाद जो बाकी बचे हुए 2 मार्क्स हैं वो आपको अपनी स्किल से वहां पे यूज करना है। फिर से बोल रही हूँ, इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा और उसके लिए क्या टिप है कि आपको कैसे लेंदी पेपर को भी सॉल्व करना है लास्ट में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आपका फॉर्मल लेटर आता है, फॉर्मल लेटर आपको दिया जाएगा, ध्यान से पढ़ो, एक गिवन सिचुएशन के ऊपर। अब वो सिचुएशन क्या हो सकती है? दैट सिचुएशन कुड बी अ प्रॉब्लम, क्या पता आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। दैट सिचुएशन कुड बी कि आपको लीव चाहिए। दैट सिचुएशन कुड बी कि आपको किसी शादी में जाना है, आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन अ गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या होगी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन को आपने फॉर्मेट तो याद किया है ना, तो आप फॉर्मेट तो सही करके आएंगे ही। 100 से 120 वर्ड्स। अब ये 100 से 120 वर्ड को जरा डिकोड करते हैं। 100 से 120 वर्ड का मतलब है इसमें आपका फॉर्मेट नहीं गिना जा रहा है। 100 से 120 वर्ड में आता है आपका बॉडी, जिस बॉडी में आप 3 पैराग्राफ में अपने लेटर को लिखते हो। 3 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्या होता है? बॉडी। नंबर 2 क्या होता है? जो बीच में आप कंटेंट लिखते हो। और नंबर 3 होता है आपका कंक्लूजन। तो ये जो बीच में आपका कंटेंट वाला पार्ट है ना, इसकी बात कर रहा है कि ये होना चाहिए 100 से 120 वर्ड का। तो आपको वो पहले के वर्ड नहीं गिने। कोई बच्चे में देखते हो गिनने लग जाते हैं कि अरे मैंने तो लिख दिया ऊपर डेट, 1 वर्ड हो गया मेरा। नहीं, ये 100 से 120 वर्ड जो हैं ये आपके सिर्फ कंटेंट के पूछ रहा है वो। तो प्लीज अपने कंटेंट फोकस करना। दूसरी बात, जब आपसे ये हो जाए, आगे बोल रहे हैं 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। आपको शायद 2 वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। अब थोड़ा सा फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर बाद में आऊंगी, पहले फॉर्मेट देखते हैं एक बार। ये है आपके लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। जैसा है इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या मुझे जो नंबर नीचे शो कर रहा है उसे मैसेज कर देना, आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन एक बार प्लीज आंखें खोल के, ऐसे अपनी आंखें खोल के एक बार फॉर्मेट देख लो पूरा, बिकॉज तुम्हें इसी फॉर्मेट से डायरेक्टली 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स डायरेक्ट आएंगे इसी फॉर्मेट से। फॉर्मेट क्या बोलता है? सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस, कौन इसे भेज रहा है। आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है दैट यू आर, कौन हो आप, कहां से हो आप,
कितने रहते हो आप, रुड़की रहते हो कि पटियाला रहते हो, लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है। एक और चीज जो आप सब मिस्टेक करते हो राइटिंग सेक्शन में, ये जो आपकी लाइन खींची हुई होती है ना बेटा, जो आपके क्वेश्चन, आपके आंसर शीट पे एक यहाँ पे लाइन बनी हुई होती है, वो लाइन का मतलब है कि आपको अपनी जो भी लेटर लिखना है वो इससे चिपका के लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं, फिर बीच में लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, प्लीज वैसा मत करो। इस लाइन का मतलब भी ये है, ये आपकी रेड लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड लाइन। आपकी जितनी भी लाइनें आएंगी सब इससे चिपकी हुई आएंगी। प्लीज कहीं बीच में लिखना, कहीं कोने में लिखना शुरू मत कर देना, सिर्फ कहाँ लिखना है? रेड लाइन के ऊपर। एक और चीज, सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस में प्लीज मेक श्योर अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस दे रखी है, फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है D381, ये D मेरा ब्लॉक है, 381 मेरा हाउस नंबर है। ओ शिट, मैंने तो अपना घर का नंबर बता दिया। देखो भाई मेरे घर पे मुझे मारने मत आना, ठीक है? बाद में D है मेरा ब्लॉक और 381 है मेरा हाउस नंबर। लेकिन ये D381 कहीं तो होगा, पटियाला में होगा, रुड़की में होगा, भुजड़ी में होगा, कहीं तो होगा। D381 आदर्श शिवाजी नगर, और उसके बाद ये कहां पे है दीदी? ये है मेरे रुड़की में। अगर आपको पिन कोड दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो मत लिखो, नॉट नेसेसरी, ठीक है? अब देखो मैंने क्या किया, पहले मेरा जो हाउस नंबर है, जो मेरी बिल्कुल एसेंशियल डिटेल है, सबसे एसेंशियल, कोई इंसान आदर्श में पहुंच जाएगा बट क्या उसे पता होगा कि मुझे कहां पहुंचना है? तो आपका सबसे जो पिन पॉइंट एड्रेस है वो आता है टॉप पे। उसके बाद आता है दीदी आपका जो नीचे आपका मेन एड्रेस होता है, और अगर आपके यहाँ कोई पिन कोड है तो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम लिख दो, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, जो भी आपका एड्रेस है। लेकिन रिमेंबर, आपका सेंडर एड्रेस हमेशा 2 लाइन में आएगा, डिपेंडिंग आपको कितने पॉइंट दे रखे हैं। 2 लाइन तो मिनिमम होनी चाहिए आपकी। दूसरा, हमेशा डेट पहले आती है आपके फॉर्मल लेटर में। आप सेंडर्स एड्रेस के बाद अपनी डेट मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे बच्चों? डेट। एक और चीज, प्रो टिप, कभी भी डेट को ऐसे मत लिखा करो, जैसे आपका पेपर कब है? 21 फरवरी 2026। अरे यार अब तो 2026 आ गया यार, अब तो कुछ चेंज ले आओ। प्लीज हमेशा अपनी डेट को लिखा करो इस फॉर्मेट में। नंबर 1 डेट, नंबर 2 मंथ। प्लीज मंथ को पूरा लिखो, पेन नहीं घिस रहा है तुम्हारा, मंथ को पूरा लिखो। अगर अप्रैल है अप्रैल लिखो, जनवरी है पूरा जनवरी लिखो, फरवरी है पूरा फरवरी लिखो, और कॉमा लगा के लिखो आपका ईयर अगर मेंशन है तो। लेकिन प्लीज ये गंदगी मत करके आना कि आपने यहाँ पे 02 लिख दिया। अरे जब बताया है फरवरी है तो लिख दो ना यार पूरा, पेन थोड़ी घिस रहा है, लिख दो पूरा फरवरी, ठीक है? अब इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने सेंडर एड्रेस कर दिया, ठीक है, डेट कर दी। इसके बाद आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब ये रिसीवर यहाँ पे तो कोई एडिटर है, बट शायद आपके फॉर्मल लेटर में दैट रिसीवर कुड बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, इसीलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। आपका रिसीवर एड्रेस में सबसे ऊपर आता है अगर उस रिसीवर का कुछ डेजिग्नेशन है। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है दीदी? डेजिग्नेशन होता है उसका प्रोफेशन। वो क्या है? क्या वो कहीं के प्रोफेसर हैं? क्या वो कहीं के हेड हैं? क्या वो कहीं के बिजनेसमैन है? क्या है उनका प्रोफेशन? क्या है? सबसे टॉप पे आता है प्रोफेशन। दूसरी चीज पे उनका अगर एड्रेस है तो एड्रेस, वरना उनकी किस ऑफिस की बात हो रही है, या तो आपसे किसी ऑफिशियल एड्रेस पे मांगा जाएगा या आपसे किसी पर्सनल एड्रेस पे मांगा जाएगा। तो ऑफिशियल एड्रेस में आप उस किस जगह के वो मालिक हैं उसका नाम लिखेंगे। अगर पर्सनल है तो उस बंदे का व्हाट इज ही, और यहाँ पे उसका D381 आदर्श शिवाजी भी तुम लिखते हुए आते हो वही। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार भी ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी जोर से फीलिंग आ रही है कि अभी ना दुनिया में काफी, मतलब हमारे आसपास क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी न्यूज बाहर आ रही है कि क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है। हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे इंडिया ने 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है इस साल, और हमने बहुत अच्छा काम किया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, बहुत फीलिंग सी आ रही है कि अगर यूपीएससी वाला थोड़ा सा यूपीएससी कह रही हूं, सो सॉरी, अगर आपका सीबीएसई वाला थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो वो इस बार क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से कैसे सुलझे इसके ऊपर आपको देगा। मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बोल रही हूँ, बट आपको पढ़ के सब जाना है। मैंने फिर से बोला 3 मार्क्स आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ जो बाकी के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपकी क्रिएटिविटी के मिलेंगे, वो आपको आपकी लैंग्वेज के मिलेंगे, और वो आपको मैं एक दिन में तो नहीं सिखा सकती, ठीक है? सच्चाई से बोल रही हूँ, नहीं सिखा सकती एक दिन में। वो आप कर सकते हो ऑन द स्पॉट, काम रह के, थोड़ा सा दिमाग लगा के, हिंदी में सोच के, उसको इंग्लिश में लिख के। बेटर वुड बी कि आपके लेटर में जो अच्छे पॉइंट होंगे ना, चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ये कुछ स्पेशल टिप है, ठीक है? थोड़ी देर बाद आगे इस हो गया, ठीक है दीदी, हमने कर दिया। थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, पेन चेंज करते हैं, भगवा कलर लेके आते हैं। अब दीदी यहाँ पे हमने कर दिया अपना सेंडर एड्रेस, डेट,
और एड्रेस ऑफ रिसीडी यानी कि जो हमसे ले रहा है, मतलब जिसको हमने लेटर दिया है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है, अब देखो अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको लेटर लिखना है, आपको अपने टीचर को बुलाना है कि आपकी शादी हो रही है, टीचर को बुला रहे हैं आप, या फिर आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, या फिर आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अभी अभी रिसेंटली आपके भाई ने एनडीए क्लियर किया है, उसके 10th में टॉप मार्क्स आए हैं, आपको उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो ये सब्जेक्ट जो होगा ना आपको, प्लीज इसको 4 से 5 वर्ड से ज्यादा मत खींचिएगा, ज्यादा मत खींचना, मतलब ऐसे लिखो कॉन्ग्रेचुलेटिंग ब्रदर ऑन सक्सेस, बस खत्म। बाकी सब लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे टाइम है। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है आपको तो फिर सॉल्विंग इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, बस इससे ज्यादा लिखो ही मत। बिल्कुल जो आपका टॉप वर्ड जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, बस उस वर्ड को कहीं से घुसा दो और आप सब्जेक्ट किसके ऊपर लिखा है आपने, या फिर लिखो इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, खत्म। इतना भी सॉल्विंग ही मत लिखो, इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, बस ये आपका सब्जेक्ट है। डिपेंडिंग आपका कितना बड़ा सब्जेक्ट दिया है, आपको अपने सब्जेक्ट को 4 से 5 वर्ड के अंदर ही बिल्कुल समा देना है, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करो, वो बहुत हौच पौच लगता है। एक और चीज जो बीच में बताना भूल गई थी मैं आपको, कि आपको ना इनके बीच में प्लीज गैप देना है, प्लीज गैप दो। गैप दोगे तो नीट एंड क्लीन रहेगा। मैं अभी शायद ना एक वीडियो देखी थी जिसमें ना कुछ टीचर्स थी जो कि कहीं पे कॉपी चेकिंग हुई होगी, तो कुछ वीडियो वहां पे डाली हुई थी जिसमें दिखाया था कि एक बच्चे ने ना इन पेपर बहुत साफ सुथरा लिखा होता है, उसका लेटर राइटिंग बहुत साफ सुथरी थी, तो वो क्लीनलीनेस के मार्क्स भी टीचर देती है मतलब कि कंटेंट ऑफकोर्स देखती है, बट अगर आपने क्लीन किया तो आपके फॉर्मेट में मार्क्स कहीं नहीं काटेंगे हम। इसीलिए प्लीज गैप देके लिखना, अच्छे पेन का इस्तेमाल करना, जो जो टिप्स बोली है उनको फॉलो करना। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया, अब आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। और अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है कि जिसको लेटर लिख रहे हो वो सर है या मैम है, तो प्लीज डू दिस, रिस्पेक्टेड सर और मैम, ये होता है। हाँ मैम, जो हम एम ए मैम करते हैं वो मैम नहीं होती, ये वाली मैम होती है, रिस्पेक्टेड सर और मैम। अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो दोनों को लिखिए, अगर मेंशन किया है कि वो एक आदमी है कि औरत है तो डू सर मैम रिस्पेक्टिवली, जैसा बोला है। लेकिन अगर नहीं बोला है तो सेफ साइड क्या रहेगी कि आप दोनों को लिख दो, ये एग्जामिनर के ऊपर है किसको चूज करना चाहता है। तो आपने अपनी सेफ साइड खेल दी, रिस्पेक्टेड सर और मैम। अब प्लीज लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ो। उसके बाद आपकी बॉडी सबसे मेन पार्ट जो कम से कम आपके 3 मार्क्स का आता है, आपको 3 मार्क्स यहां से मिलते हैं। आपके 1 मार्क्स फॉर्मेट के हो गए, 1 मार्क्स जो आपने यहाँ पे वो लिखा होगा इंट्रोडक्शन उसके मिल गए, लेकिन 3 मार्क्स कंटेंट के हैं। अब कंटेंट कैसे लिखना है, अगर आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्लाइमेट चेंज। मैं ये वाला टॉपिक लेके चल रही हूँ बिकॉज मैंने क्यों, मुझे चांसेस लग रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछ सकता है, अगर सीबीएसई वाले बंदे थोड़ा बहुत पढ़ लिखते हैं तो, है ना, तो पूछ सकता है आपसे। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहली बात, क्लाइमेट चेंज क्या सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, क्या ये सिर्फ भुसड़ी में ही हो रहा है, क्या भुसड़ी के लोग इतनी गंदगी करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज कैसा फिनोमेना है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर में ओजोन लेयर में छेद हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल, यानी कि दुनिया भर का फिनोमेना है। अब सबसे पहली बात, आपको जो भी टॉपिक दिया हो ना, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी देर शांति से रुक के हिंदी में सोचो। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है कि जो सडन चेंज आ रहा है हमारे क्लाइमेट में, कभी गर्मी में ज्यादा ही गर्मी हो रही है, सर्दियां पड़ ही नहीं रही है, सर्दियां फील ही नहीं हो रही हमें, हमारे कपड़े ऐसे ही रह गए, हमने गर्मी सर्दी के कपड़े निकाले पहन ही नहीं पाए, मैंने मोटी जैकेट निकाल दिया पहन ही नहीं पाई, उसे सर्दी हुई नहीं इतनी। तो कहीं पे जो हमारा क्लाइमेट पहले हुआ करता था वो अब नहीं हो रहा है। अब आपने ढूंढ दिया कि दीदी इंट्रोडक्शन क्या है, कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है और इसमें दुनिया भर का जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है। नंबर 2 पॉइंट, मेन कंटेंट में आएगा उसका इफेक्ट। दीदी क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नंबर 1 दीदी हमारे जो सी लेवल है, जो हमारा समुद्र है वो राइज कर रहा है। आप देख रहे हो आजकल सुनने में सुनामी हो गई है, जापान में अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वोल्केनो फट गए। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी इथियोपिया में वोल्केनो फटा है, उसकी जो गरम गरम हवाएं हैं वो इंडिया तक पहुंची थी। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 पॉइंट होगा आपका इफेक्ट। नंबर 3 होगा, अब देखो यार तुम अच्छे बच्चे हो, तुम दिल के अच्छे बच्चे हो, तुम 10th क्लास के बच्चे हो, मैं से देके आए हो अभी तुम दुख दर्द जानते हो, तो सेम वैसे ही आपने इफेक्ट बता दिया, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, सोल्यूशन कौन देगा, तुम ही तो दोगे। दीदी सोल्यूशन क्या हो सकता है, दीदी पहली बात तो ये कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि मैंने बोला कि मैं झाड़ू मार दूंगी दुनिया साफ हो जाएगी, नहीं।
ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, तो इसको क्या चाहिए दीदी, इसको चाहिए ग्लोबल पेयरिंग। इसके लिए दुनिया भर की कंट्री को साथ में आना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा, जो गंगा में हम पानी फेंक देते हैं, जो हम गंदगी फेंक देते हैं उसे रोकना पड़ेगा। अब ये सब कैसे आएगा आपके पास, जब आप थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग लगाओगे। इसलिए बोल रही हूं, जब भी आप अपना लेटर खोलोगे, प्लीज लेटर के उस टॉपिक को एक बार हिंदी में सोच लेना और उसके की पॉइंट्स याद कर लेना। और जब आप अपना ये कंक्लूजन, जब अपनी बॉडी लिख रहे होगे, तो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट को, सी लेवल राइज, इसको अंडरलाइन कर दिया करो, हाईलाइट कर दिया करो, हाईलाइट मतलब सिर्फ अंडरलाइन कर दिया करो, या फिर क्लाइमेट चेंज कहीं पे अंडरलाइन कर दो इसे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो छिपेंगे नहीं, वो बाहर आएंगे उभर के। तो अगर टीचर को दिख गया कि अरे सी लेवल राइज लिखा है, ओ सोल्यूशन, ग्लोबल मीटिंग होनी चाहिए, वाह क्या पॉइंट लिखा है, तो टिक कर देगी। तो इसीलिए द टिप इज कि पहले अपने फॉर्मल लेटर का जो आपको कंटेंट दिया है उसको हिंदी में सोचो, उसके की पॉइंट्स अपने दिमाग में बनाओ, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो। इससे कम से कम आपको 5 में से 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। 1 मार्क्स आपकी लैंग्वेज के, कि आपने कितनी अच्छी ग्रामर यूज करी है, आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन 4 मार्क्स आपको एक्यूरेट मिल जाएंगे अगर आप सही फॉर्मेट लिख रहे हैं, आपकी नीट एंड क्लीन है, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, आपने अंडरलाइनिंग करी है, बस इतना कर दो, अच्छे से समझ में। कंक्लूजन क्या होता है दीदी, कंक्लूजन में आपको लिखना होता है कि एट लास्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल आउटसाइड देयर टू द फॉलोइंग मैटर, इट इज अ ग्लोबल फिनोमिना एंड वी शुड वर्क टुगेदर। खत्म। कंक्लूजन क्या होता है कि हम सब साथ साथ है, सबका साथ सबका विकास, हम लोग साथ साथ काम करेंगे, बस इतना होता है। कंक्लूजन में आपको एक पॉजिटिव नोट देना है, याद रखना, कंक्लूजन शुड बी अ पॉजिटिव नोट, यानी कि आप कुछ सलाह देते हुए इंसानों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड। आपका हमेशा कंक्लूजन होना चाहिए कि वी शुड, हमें करना चाहिए, वी मस्ट। और ये सब क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। कंटेंट में याद रखना, अगर आपके पास अच्छे पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, थोड़ी देर रुक के पहले उसके बारे में हिंदी में सोचो और फिर लिखो। तो इतना आपको करना है, ठीक है। लास्ट में अपनी वही बेकार सी चीजें हमें करनी है जो हम हर बार करते हुए आते हैं, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली। अब जिसको बेटा स्पेलिंग में दिक्कत है ना, प्लीज ट्रूली लिख के आ जा भाई, लेकिन ये फेथफुली का फादरफुली मत कर देना वहां पे, ठीक है। प्लीज अगर तुम्हें स्पेलिंग में दिक्कत है तो भाई ट्रूली ही लिख दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट प्लीज ये सिंसियरली का सेंशरली मत कर देना, फेथफुली का फादरली मत कर देना, जो लिखा है वही करके आना, ठीक है। याद कर लो चाहे तो। अभी सिंसियरली क्या होता है दीदी, SIN सिन, CER सिर, ELY सिरली, सिंसियरली। फेथ FAITH फेथ, फुल्ली, सबसे इजी स्पेलिंग है। बट जिसको दिक्कत है भाई, ट्रूली याद कर लो ना, मार्क्स थोड़ी कट रहे तुम्हारे, ट्रूली याद कर लो, ठीक है। लास्ट में तुम्हारा नाम और तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है याद रखना। फिर से बोल रही हूं, यहाँ पे भी गैप आएगा। जैसे ही आपने कंक्लूजन खत्म किया अपना, एक लाइन छोड़ दो भाई, बोर्ड वाले तुमको शीट दे देंगे एक्स्ट्रा, एक लाइन छोड़ दो, थैंकिंग यू लिखो, एक लाइन छोड़ दो, योर सिंसियरली लिखो, उसके बाद कंटिन्यू करो, उसके साथ जुड़ा हुआ आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन, यानी कि आपका क्या प्रोफेशन है जो ये लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो प्लीज इस तरह से एक बार लेटर के फॉर्मेट को मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार इसको देख लो और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो क्या क्या की पॉइंट्स मैंने बोले हैं। डेट में कभी भी बदतमीजी मत करके आना, 02, 03, 04 मत करके आना। जो डेट लिखी है, जो पर्टिकुलर मंथ लिखा है, उसको लिख के आ जाए, पेन थोड़ी घिस रहा है। हमेशा गैप छोड़ोगे, यहाँ गैप, यहाँ गैप, यहाँ गैप, इधर पे गैप, इधर पे गैप, यहाँ गैप, यहाँ गैप, यहाँ कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो प्लीज गैप छोड़ के आओ, कंटेंट पे फोकस करना, पहले कंटेंट को अपने दिमाग में सोच लो हिंदी में, पॉइंट्स ढूंढ लो उसके और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये मेन चीज है तुम्हारी, ये मेन है। ये सब तुमको 2 मार्क्स दे देंगे ये चीजें, दिस विल गिव यू 2 मार्क्स बट दिस विल गिव यू 3 मार्क्स। और 3 में से कम 2 लाने की ट्राई तो करना, 5 में से 4 तो मिल ही जाएंगे भाई, और क्या चाहिए, ठीक है। और अगर किस्मत अच्छी हुई 5 में 5 मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार फॉर्मेट देख लो, मोस्टली बच्चे फॉर्मेट में ही दिक्कत करके आते हैं। एक बार मन में ऐसे आखिर याद कर लो, सेंडर एड्रेस, डेट, नहीं सेंडर एड्रेस, गैप, डेट, फिर गैप, रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद फिर गैप दो, फिर लिखो अपना क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा होगा 4 से 5 वर्ड, फिर गैप, सैल्यूटेशन। अगर सर लिखा हुआ है तो रिस्पेक्टेड सर, अगर मैम दी हुई है रिस्पेक्टेड मैम, अगर कुछ नहीं दिया है दोनों को सेफ प्ले करेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम, गैप, शुरू कर दो कंटेंट। और स्टार्टिंग किससे करोगे, हमेशा लिखोगे यहाँ पे आपका बॉडी लेटर क्या होगा, इंट्रोडक्शन। कैसे होगा आपका, हमेशा आपको इसे इस तरह से करना है कि इट इज या फिर ये क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, या फिर गार्बेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल रही है। इंट्रोडक्शन करोगे हमेशा अपना, स्टडी बढ़िया सा करोगे। उसके बाद एक गैप छोड़ोगे, थैंकिंग यू, इसमें से जो स्पेलिंग तुमको इजी लगती है वो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कंबाइन करके अपना नाम और डेजिग्नेशन। तो एक बार इसको जल्दी से देख लो, तुम्हें लिख लिया।
आप भी लिख रहे हो, सुन रहे हो? पानी वानी लाए हो? चले आगे बढ़े। ओके, अब जरा यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है हमारे पास एनालिटिकल पैराग्राफ। पता नहीं कितने बार हमने स्कूल में कर दिया होगा, मेरे ख्याल से एबीएस के बच्चों ने तो मेरे ख्याल से 8 पेपर दे दिए तुमने स्टार्टिंग से अभी तक। 10 दिए? ओ भाई साहब, मैं सॉरी सॉरी बच्चों। तो अभी तक 10th वालों ने 10 पेपर दे चुके हैं, अब जाके बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो तुमने इतने बार एनालिटिकल पैराग्राफ देख लिया है, इतने बार उसको टच कर दिया, इतने बार लिखे हैं, बट ये दिक्कत ये है कि मैम फुल मार्क्स देती ही नहीं है। अरे मैम से क्यों डर रहे हो? चेकिंग तो कोई और करेगा ना अभी, तो अभी अपना बेस्ट करके हो। पहली बात, एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? कुछ लोगों को तो यही डाउट होता है। पहले आपका ये डाउट ही क्लियर कर देते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। अब सुनना है यहाँ पे ध्यान से। बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। पहले शांति से अच्छे बच्चे की तरह सुन लो कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। सिर्फ कुछ भी लिख के नहीं आना है, सुन लो होता क्या है। एनालिटिकल पैराग्राफ कम से कम 100 से लेके 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ होता है, नो पॉइंट्स, पैराग्राफ होता है, लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, पैराग्राफ होता है जिसमें आपको एक डाटा को डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सच एज चार्ट, टेबल या ग्राफ या कुछ भी अगर आपको दिया है, चार्ट होगा, टेबल होगा, पाई चार्ट होगा, कुछ भी होगा, आपको उसको डिस्क्राइब करना है इन एन ऑब्जेक्टिव, कंसाइज। कंसाइज का मतलब है दीदी एकदम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एकदम खोल खोल के नहीं कि इसका ये इसका नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोग मिस कर रहे हो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर। आगे बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग। आपको पहले उस जो आपको गिवन है, चार्ट है, बार ग्राफ है, जो भी है, पहले उसको एनालाइज करो। क्या पता उसमें कोई ट्रेंड शो कर रहा हो, क्या पता उसमें कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज हुआ हो। अभी आपको उसकी टिप्स दूंगी, बट पहले सुन लो कि यहाँ पे आपको एनालाइज करना होता है, कंपेयर करना होता है और कंक्लूड करना होता है बेस्ड ओनली ऑन प्रोवाइडेड फैक्ट। जो फैक्ट आपको उसमें दिए हैं उसके बाहर नहीं जाना है आपको, और आपको इसे बिना अपने पर्सनल ओपिनियन के, विदाउट पर्सनल ओपिनियन। अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सोल्यूशन मत दो उसके, जितना बोला है उतना ही करो। सिंपल सी बात है। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब है जितना मैं दिखा रहा हूं, जितना मैं दिखा रहा हूं उतना ही देखो, ज्यादा बुद्धि मत दौड़ाओ। जितना उसमें लिखा हुआ है उसको बस अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ऑब्जेक्ट तरीके से, शॉर्ट तरीके से एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दो, बस इतना आपसे मांग रहे हो। इसके अलावा कुछ फालतू नहीं करना है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पे। कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, प्लीज इसको याद कर लेना। सबसे पहले हमेशा अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन करेंगे। एग्जांपल दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, जैसे आपका लेटर का वो था ना बीच की बॉडी, ये भी सेम वैसी है, बट याद रखना ये पैराग्राफ फॉर्म में होती है। एक पैराग्राफ में लिखो तो बेटर रहेगा, वरना चाहो तो यू कैन डू इट इनटू 3 पैराग्राफ्स। बट मतलब पैराग्राफ ऐसे मुझे अलग अलग है। अगर आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया, ये लिखा तो यहीं से स्टार्ट कर दो सेकेंड, ऐसे ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। दिस फॉर्मेट इज गुड। या फिर बेटर पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख दो, कोई दिक्कत की झमेले की बात ही नहीं है, ऐसा कर दो। बट जिनको चाहिए कि हमें थोड़ी सी और नीटनेस दिखानी है, दिस इज द बेटर अप्रोच। लेकिन प्लीज डोंट लीव लाइन्स इन एनालिटिकल पैराग्राफ। लाइंस को मत छोड़ो एनालिटिकल पैराग्राफ में, कंटिन्यूअस लिखते रहो। फुल स्टॉप का यूज करो, कॉमा का यूज करो, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करो, बट प्लीज डोंट लीव लाइंस। लाइंस नहीं छोड़नी है। पैराग्राफ चेंज करना है तो ऐसे चेंज करोगे आप, ऐसे लाइन नहीं छोड़ोगे। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज की कंपोनेंट से पहले कौन सा? इंट्रोडक्शन। 1 से 2 लाइन का याद कर लो इसे। इंट्रोडक्शन शुड बी इन 1 to 2 लाइन। इंट्रोडक्शन होता क्या दीदी? इंट्रोडक्शन होगा आपका कि ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन whom it is talking, with whom it is talking। किसके लिए बात कर रहा है ये, किसके बारे में बात कर रहा है ये, बस इतना बताना है। 1 से 2 लाइन। अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे, लेकिन याद रखना आपका 1 से 2 लाइन का क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंट्रो। और इंट्रो में क्या होगा कि ये जो ग्राफ है किसके बारे में बात कर रहा है? क्या ये ग्राफ पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है? क्या ये ग्राफ साइकिलिंग कौन लोग कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है? क्या ये जो ग्राफ है ये हमारे 10th के कितने बच्चों ने मैथ्स का एग्जाम दिया, कितनों को कितना टफ लगा, कितनों को कितना इजी लगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं कि हम पास होंगे, कितने लोग बोल रहे हैं कि हम फेल होंगे, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ जो वो पर्टिकुलर ग्राफ या चार्ट आपको बता रहा है, उसके अलावा कुछ मत लिखो। नेक्स्ट,
फिर आता है आपका मेन पार्ट, बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपको बताना होता है डिटेल्ड एनालिसिस, आपने क्या एनालाइज किया, क्या एक पर्टिकुलर ईयर में इतने से इतने में क्या इंक्रीज हुआ, ये पर्टिकुलर लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज अभी आपको एक टिप बता के जाऊंगी पाई चार्ट की, उसे याद रख के जाना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है पाई चार्ट आएगा इस बार। हाईलाइट की ट्रेंड, फिर से बोल रही हूं, आपके पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर ग्राफ में, चार्ट में जो की ट्रेंड है, की मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, उनको मार्क करो। और तुमने अभी पढ़ा था कि आपका जो होगा ये कैसा होगा दीदी, इट विल बी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब अगर पाई चार्ट है तो सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, या फिर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, सबसे कम किसकी है, ऐसे करो। बट एक ट्रेंड को फॉलो करो, ऐसा नहीं तुमने कहीं से भी 10% उठा लिया फिर तुम पहुंच गए 80% पे, फिर तुम पहुंच गए 3% में, ऐसे नहीं। शुरुआत से एक सिमेट्री बना के रखो, स्ट्रक्चर्ड मैनर बना के रखो। अभी एग्जांपल दिखाऊंगी उसका आगे। आगे बोलता है मेंशन स्पेसिफिक फिगर्स, आपको जो स्पेसिफिक फिगर उसमें दिए होंगे कि मान लो 2010 से लेके 2020 के बीच में इतने बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया था, तो ये आपके पास एक फैक्ट है, ये एक स्टैटिस्टिक है आपके पास जो आपको यूज करनी है। परसेंटेज कहीं पे दिया है, यूज करो। डाटा के पॉइंट्स दिए हैं, उसको यूज करो। सिंपल सी बात है, जो आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाया है ना, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, उसके अलावा अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं देना है, सिंपल। आगे बोलता है आपसे कंक्लूजन, कंक्लूजन में कुछ नहीं करना, लास्ट में समराइज कर दो कि जो पूरा ट्रेंड है ये डिलीवर कर रहा है द डाटा ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज, बस। इसके बाहर कुछ नहीं करना। 3 चीजें फिर से बोल रही हूं, पैरालिटिकल पैराग्राफ पूरा का पूरा पैराग्राफ में लिखा जाएगा, नो पॉइंट्स इन बिटवीन। हो सके तो एक ही पैरा में लिखो, हो सके तो प्लीज थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और दूर दूर लिखना, और हो सके तो 3 तरह से लिखना, एक लिखना बॉडी, एक लिखना इसका पैराग्राफ जो बॉडी, इंट्रो, बॉडी, और लास्ट में इसका कंक्लूजन, बस। इन 3 चीजों में लिखना है इसे, इसके बाहर मत लिखना, ये 3 चीजों में लिखना है। और फिर से बोल रही हूँ, मेन पार्ट है ये वाला जहां तुम्हें एनालाइज करना है, वेयर यू हैव टू एनालाइज, यहां तुम्हें एनालाइज करना है। यहां पे फिर से बोल रही हूं, अगर आपको कोई ट्रेंड दिया हुआ है तो प्लीज या तो उसको ईयर वाइज लिखो कि सबसे पहला ईयर कौन सा। मान लो मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ये 2000 से लेके 2020 का है, और यहाँ पे कुछ ट्रेंड शो किए हुए हैं ऐसे ऐसे करके, तो पहले आप 2000 से लेके 2010 के बीच में कंपेयर करो इन दोनों को, फिर 2010 से लेके 2020 के बीच में कंपेयर करो, 2020 से लेके 2050 के बीच में कंपेयर, जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, अगर कंपैरिजन वाला है तो कंपेयर करो, अगर एक ही का है तो पर्टिकुलर ईयर वाइज चलो। ऐसा नहीं पहले 2010 लिखा, फिर 2020 लिखा, फिर 2003 लिखा, ऐसे नहीं। एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलो, कभी दिक्कत नहीं आने की और कोई दिक्कत नहीं लेगा तुमसे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं आगे इसका, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ तुम्हें कुछ टिप्स देके जाऊं यहाँ पे, ठीक है। कुछ ये टिप्स है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सुन लो, ध्यान से सुन लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट तो बस मोबाइल में रह जाते हैं, है ना, पेपर के बाद खुलते हैं वो। प्लीज याद रखना इसे, एसेंशियल टिप्स याद। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप, नो पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन देना ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो शायद हमें पार्टीज कर लेनी चाहिए, पार्टी मतलब पार्टीज बना लेनी चाहिए हमें, ग्रुप ऑफ कंट्री मत दो, किसी ने पूछा नहीं तुमसे, क्यों दे रहे हो फिर। फोकस सोलली ऑन द डाटा, जो डाटा दिया हुआ है पिक्चर फॉर्म में, उस डाटा को बस पैराग्राफ फॉर्म में लिख के दे दो, उससे ज्यादा ज्ञान मत दो, वहां पे खत्म। कंसिस्टेंट टेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे तो भाई साहब कभी यूज कर रहे होते हैं पास्ट, कभी यूज कर रहे होते हैं फ्यूचर, कभी यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट। अरे कोई एक टेंस चूज कर लो। अब जैसे मैंने तुमको डाटा दिया, मान लो ये एक पाई चार्ट है, और ये पाई चार्ट बता रहा है कि एक जगह है मान लो बुचड़ी, ठीक है, एक जगह है बुचड़ी, और बुचड़ी में कितने बच्चे राहुल भैया के वहाँ साइकिल से आते हैं, कितने वॉकिंग से आते हैं, कितने स्कूटी से आते हैं, कितने बाइक से आते हैं, और कितने तो बंक मार देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये डाटा है कि राहुल भैया के पास इतने बजे साइकिल से आते हैं, इतने आते हैं वॉकिंग से, इतने, ये आपको डाटा दिया है। अब इस डाटा में क्या आपसे किसी ने पूछा कि जो बच्चे वॉकिंग करके आ रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे बाइक से आ रहे हैं वो बिगड़े हुए बच्चे। हालांकि ये हमारी इमेज बन जाती है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। आपसे किसी ने आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं पूछा है। भाई इतना बताओ कि दिस डाटा शो अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, what type of vehicles are student using while going to their coaching classes। ये आपका इंट्रोडक्शन है। बॉडी क्या है कि according to the data we can see that the maximum number of student come uses their bicycle। तो आपने लिख दिया कि कितने यूज करते हैं दीदी, 59% बच्चे बाइसाइकिल यूज करते हैं राहुल भैया के यहाँ पे, जो 10th के बच्चे आते हैं। तो ये आपने डाटा दिया, और आपको क्या दिखा कि मैक्सिमम बच्चे साइकिल यूज करते हैं और सबसे कम बच्चे क्या यूज करते हैं दीदी, बाइक यूज करते हैं,
ठीक है, तो ये आपको डाटा शो करना है कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, लीस्ट कौन सा है। साइकिलिंग के परसेंटेज कितने, 59%, वॉकिंग कितने हैं 2%, स्कूटी कितने हैं 10%, ये कितना है 5%, बंक वाले कितने हैं 10% मान लो, बंक मार देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, एक कंसिस्टेंट टेंस यूज करनी है, ये सब चीजें यूजेस। अगर मेरे को देखो दिख रहा है कि यार भैया के ट्यूशन तो भी चल रहा है ना, चलता रहेगा, वो तो बच्चे आते रहेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी प्रेजेंट टेंस, यूजेस बाइसाइकिल, यूजेस स्कूटी, यूजेस क्या बोलते हैं बाइक, या फिर यूजेस वॉकिंग, या फिर दे डू वॉकिंग। तो आपको अपनी टेंस डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप अपना पूरा पैराग्राफ किसी एक ही टेंस में लिखेंगे। एंड द बेस्ट इज कि आप प्रेजेंट टेंस का यूज करें किसी भी ग्राफ के लिए और पास्ट टेंस का यूज करें किसी भी स्पेसिफिक पास्ट ईयर के लिए। अब मान लो अगर ये डाटा शो किया होता आपको पर्टिकुलरली 2022 का, तो आप 2022 के स्पेसिफिक ईयर के डाटा में यू विल डू की दे यूज्ड टू, पास्ट में आप यूज करते हो यूज्ड टू, तो आप ये यूज करोगे। लेकिन अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, बेटर टू यूज प्रेजेंट टेंस। अगर कोई स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ है 5 साल का, बेटर टू यूज पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट के बाहर तो जाना ही नहीं है। जो फ्यूचर लिख के आता है ना, थप्पड़ मारो अपने आप को पहले तो, एक पास्ट और प्रेजेंट के अलावा तो छूना ही नहीं है तुम्हें कुछ। और ये रियलिटी है, तुम्हें अपने इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द राइटिंग सेक्शन और मोस्ट ऑफ द लिटरेचर सेक्शन में पास्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो फ्यूचर वालों थोड़ा समझ जाओ। आगे नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, यूज कनेक्टर्स फॉर कंपैरिजन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूं, आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, वो एनालाइज करने के लिए बोल रहा है कि आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करते हुए आप क्या करते हो, आप यूज करते हो कि यार वेयर एज, हालांकि बच्चे साइकिलिंग जा रहे हैं, वेयर एज सम आर स्टिल यूजिंग बाइक, कितने परसेंट 2% यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे वर्ड का यूज करते हो वेयर एज, इन कॉन्ट्रास्ट टू, सिमिलरली। इन वर्ड को कहीं लिख लो, आपको अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में वर्ड यूज करने हैं। जैसे कि कहीं पे अगर आपको कंपेयर करना है कि 59% स्टूडेंट यूजेस साइकिल इन कॉन्ट्रास्ट टू, यानी कि उसके उल्टा, इन कॉन्ट्रास्ट टू 2% who use बाइक। तो ये आपने कंपैरिजन शो कर दिया। तो आप कंपैरिजन वर्ड ना लिखने की जगह प्लीज ये 3 वर्ड लिख के आना, वेयर एज, इन कॉन्ट्रास्ट, सिमिलरली। अब जैसे सिमिलरली का यूज कैसे करोगे दीदी, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे साइकिलिंग करते हैं ना, कभी कभार उन्हीं में से कुछ बच्चे कहते हैं वॉकिंग करके भी आ जाते हैं, तो आप लिखोगे सिमिलरली समटाइम्स सम स्टूडेंट यूज वॉकिंग, या फिर दे डू वॉकिंग, ऐसे लिख के आ जाओगे। तो प्लीज इन 3 कनेक्टर्स का यूज करना, वेयर एज, इन कॉन्ट्रास्ट, सिमिलरली, जो कि आपके इस पर्टिकुलर पैसेज को अच्छा करने में हेल्प करेगी। वेयर एज, इन कॉन्ट्रास्ट, सिमिलरली। लास्ट है ऑब्जेक्टिव। अपनी टोन बिल्कुल फॉर्मल रखनी है, न्यूट्रल रखनी है, एंगे को विंगे को नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है, नॉर्मल, एक फॉर्मल और न्यूट्रल टोन। जैसे कि वी कैन सी फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट, ये है आपकी फॉर्मल लैंग्वेज। या फिर एज गिवन इन द बार ग्राफ, ये है आपकी फॉर्मल टोन। आपको ऐसी फॉर्मल और न्यूट्रल टोन, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, आपको किसी पर्टिकुलर पक्ष को सपोर्ट नहीं करने से। भी यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया साइकिलिंग वाला, अब जो साइकिलिंग वाले बोलोगे हम साइकिलिंग वालों को सपोर्ट करेंगे, अरे कोई सपोर्ट नहीं करना, तुमसे पूछे नहीं तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन, जो तुमको डाटा दे दिया उसको बस तुम्हें पैराग्राफ फॉर्म में छाप दो, लेकिन कैसे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब जैसे वो पर्टिकुलर जो आपके पास पाई चार्ट था ना, उस पाई चार्ट में जो आपके मैक्सिमम बच्चे थे साइकिलिंग के थे, आपने शुरुआत करी साइकिलिंग से, और आप गए कहां तक गए, तो सबसे कम कौन से आपके बंक मारने वाले। तो ऐसे आप जाओगे, या जाओगे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, या जाओगे डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिपेंडिंग ऑन यू कैसे आप करना चाहते हो। लेकिन प्लीज एक स्ट्रक्चर्ड मैनर को फॉलो करना। साइकिलिंग के बीच में बाइक में घुसा देना, जैसे वो परसेंटेज के वाइज फॉलो कर रहा है वैसे करो। या किसी ईयर को पकड़ लो, जैसे अगर आपके पास ये वाला ग्राफ हुआ ईयर वाला 2000 से लेके 2020 वाला, तो इसमें एक ईयर के साथ चलो, पहले 2000 से लेके 2020 के बीच में, फिर 60 के बीच में, फिर इसके बीच में, ऐसे। या तो ईयर पकड़ो या उसका परसेंटेज पकड़ो। प्लीज याद रखना, अगर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है स्ट्रक्चर तरीके से, तो या तो ईयर पकड़ लो या आप उसका परसेंटेज पकड़ लो, और उन दोनों को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के लिखना। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर। बस इससे अलावा कुछ करना ही नहीं है। पर्सनल ओपिनियन तो लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, ठीक है। प्लीज इतना याद कर लेना। आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो।
whereas in contrast similarly, whereas in contrast similarly, whereas in contrast similarly. हमेशा टोन कैसी होगी? फॉर्मल, as given in the pie chart, as given in the bar graph, we can see from the bar graph. ये होती है फॉर्मल टोन. डन. अब करते हैं जरा एक क्वेश्चन. अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई थी. बहुत बच्चे बोलते थी वोकैबुलरी क्या यूज करे, समझ ही नहीं आ रहा. वोकैब दीदी, वोकैब ही अच्छी नहीं हो रही है हमारी, क्या लिखे समझ ही नहीं आ रहा. अरे चिंता कर रहा हूं, मैं हूं ना. कुछ ट्रेंड्स अगर आपको बताने हैं कि दीदी ये चीज इंक्रीज कर रही है, ये चीज डिक्रीज कर रही है. 2010 से लेके 2020 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करी है एज कंपेयर टू चाइना. तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे दैट इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड इन द ईयर 2010 टू 2020 इन कॉन्ट्रास्ट टू चाइना. ऐसे करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आप अपने सेंटेंस में, अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज कर सकते हो. अगर आपको कोई ट्रेंड शो करना, ट्रेंड क्या होता है दीदी? ट्रेंड या तो बढ़ता है, या तो घटता है, या तो कांस्टेंट रहता है. ये तो होता है ट्रेंड, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा. तो अगर आपको ट्रेंड दिखाने आप वर्ड यूज करोगे इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड. रिमेन स्टडी का मतलब होता है कि वैसे ही चल रही है ग्रोथ, सेम वैसी चल रही है. रिमेन स्टडी. एक होता है फ्लक्चुएट, यानी कि 2010 से 20 के बीच में ना घटी है ना बढ़ी है, ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएट करना. फ्लक्चुएट करिए. पीक, मान लो 2010 में इंडिया की पॉपुलेशन अपने पीक पे पहुंच गई और इसके बाद अब घटे, तो ये उसका पीक था ना, तो पीक्ड वर्ड का आप यूज करते हो, डिक्लाइन वर्ड का आप यूज करते हो. तो प्लीज ये अच्छी वोकैबुलरी को लिख लो, अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में लिख के आना. इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, रिमेन स्टडी हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, पीक हुआ या डिक्लाइन हो गया, ऐसे. तो इन वोकैबुलरी का यूज करके अपने आंसर्स में इनको डालना. वेयरएज, इन कॉन्ट्रास्ट, सिमिलरली, इनको यूज करना है. ये तुम्हें मार्क्स दिलाएंगे. हालांकि वो जो तुम्हारी फालतू की बकवास है कि हम ये लिख दे बोल दे, नहीं. बेसिक से जाओ, जो सीबीएसई ने बताया है वो करो, उसके अलावा कुछ मत करो. ठीक है. कंपैरिजन के लिए अभी मैंने बताया था, अगर आप कंपेयर करना है तो क्या यूज करते हो? वेयरएज, इन कॉन्ट्रास्ट, सिमिलरली. इसके अलावा 2-3 वर्ड और बताऊं. एक होता है हाउएवर. ठीक है, तो इन वर्ड का यूज करो. इसके अलावा हायर देन, जैसे कि एक सेंटेंस है, इंडियाज पॉपुलेशन was higher than China in the year 2020. ऐसे आगे ना अपने आप वर्ड हायर देन कंपेयर कर दिया मैंने. लोअर देन, द मोस्ट, द लीस्ट, एज अपोज टू. तो प्लीज जो लोग वोकैबुलरी के यहाँ पे गाने गाते थे, वोकैबुलरी क्या लिखी थी, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है. अरे भाई कुछ नहीं है, इन वर्ड को याद कर लो बस. जहां पे तुम वो गंदे गंदे वर्ड लिखते हो ना, इट इज डिस्टर्ब्ड, अरे उसकी जगह लिख दो भाई इट इज डिक्रीज्ड, इट रिमेन स्टडी. तुम लिख दो फ्लक्चुएट को, इट इज डिस्टर्ब्ड, नहीं, इट फ्लक्चुएट भाई. तो ये वर्ड याद कर लो, फ्लक्चुएट हो गया, पीक पे पहुंच गया अपने. पीक के लिए पता है एक और वर्ड होता है, जेनिथ बोलते हैं उसे. हालांकि थोड़ा सा हाई लेवल हो गया वो, लेकिन अच्छा वर्ड है. किसी को अगर जो कोई खतरनाक वोकैबुलरी वाला हो यहाँ पे तो हो जाते हैं 1-2 इंग्लिश में. तो आप वर्ड कहते हो जेनिथ, यानी कि पीक पे पहुंच गया अपने. द इंडिया पॉपुलेशन वाज एट इट्स जेनिथ इन द ईयर 2020. ठीक है. तो हाई लेवल वोकैबुलरी, लो लेवल वोकैबुलरी और बीच की वोकैबुलरी. बीच में खेलोगे मार्क्स मिल जाएंगे. हाई वालों को तो मिल ही जाएंगे यार, वो तो पढ़ ही रहे, उन्हें मिल ही जाएंगे, है ना. बट इतना याद कर लो, ये तो बेसिक है, सबको आना चाहिए. इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन स्टडी, फ्लक्चुएट, पीक, डिक्लाइंड. कर लो यार, कर लो प्लीज, कर लो. है डिस्क्रिमिनेशन नहीं यार, डिस्क्रिमिनेशन नहीं. अरे क्या ही बोलूं यार. मैं आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब पे सार कोई बोल रहा है अरे ये कर दिया, ये कर दिया. अरे भाई कुछ नहीं करता है, जो पूरे साल मेहनत कर रहा है उसे मार्क्स मिलते ही हैं. पेपर लीक तुम करते हो, हम नहीं करते. जो पढ़ के गया उसके लिए लीक ही तो है पेपर भाई. जो पूरा पढ़ के बोलेगा मेरे को सब आता है, पेपर लीक कर दिया उसने खुद ही. तो खुद आप लोग करते हो पेपर लीक, हम नहीं करते पेपर लीक. ठीक है. सैंपल एनालिटिकल पैराग्राफ, एक सैंपल दिखा रही हूँ, कुछ नहीं करना ना, आपको लिखना है बैठ के, बस उस एग्जाम्पल को एक बार देख लेना. जो जो मैंने आपको पीछे टिप्स दिए ना, उसी टिप से एक एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने लिखा है. अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ है किसका? ये जो पाई चार्ट है, पहली बात पाई चार्ट है, ठीक है भाई, गोला वाला होगा. ये दिखा रहा है प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके इन 2002. इसमें ईयर भी आ गया, परसेंटेज भी आएगा, और ये बोल रहा है प्रपोर्शन, यानी कितने परसेंट लोग यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, पॉवर्टी में जी रहे थे 2002 में. अब क्या तुम इसमें अपनी बकैती करोगे कि नहीं
उस साल लोग पॉवर्टी में रह रहे थे तो हमें उनको खाना देना चाहिए। अरे बकवास नहीं लिखनी, जितना बोला है उतना लिखना है। तो पहली बात, आपको क्वेश्चन से ही मिल गया कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन विल बी द फॉलोइंग एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइब या फिर शोज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके इन 2002। बस ये आपका इंट्रो है भाई, कुछ नहीं है, यही आपका इंट्रो है। दिमाग लगाना ही नहीं है, तुम्हें सारे आंसर मिलेंगे, इंट्रो है तुम्हारा। आगे बोलता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो 100 से 120 वर्ड्स में इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब देखते हैं क्या है हमारा पाई चार्ट। ये है हमारा पाई चार्ट। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये पाई चार्ट शो कर रहा है प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी। जो लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, वो दिखाया गया पे। अब दिखाया क्या है, ये जो ब्लू वाले हैं ये है सिंगल एज पर्सन। एक बार देख लो, अभी लिखना नहीं है, पहले देख लेते हैं एक बार। 7% है, कितने परसेंट है ये? 7%। ये जो रेड वाले हैं ये है एजिड कपल, यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन कपल हैं, ठीक है, 5% है ये है सिंगल एजिड पर्सन, जो ऐसे बूढ़े लोग जिन्होंने शादी करी नहीं लेकिन सिंगल है, तो ये सिंगल एजिड पर्सन है 7%। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, अब 24% लोग ऐसे हैं यूके में जो कि सिंगल हैं लेकिन बिना बच्चों के हैं। अब पता नहीं भैया कौन रहे होंगे, हाँ कुछ लोग मतलब अडॉप्ट वगैरह करने का सोचते हैं। कुछ ये जो पर्पल है आपके पास 9%, ये है आपके कपल विदाउट चिल्ड्रन, कपल तो है लेकिन बच्चे नहीं है इनके पास, शायद करेंगे आने वाले सालों पे, है ना। फिर ये है आपके पास 26% सोल पेरेंट्स, सोल यानी कि अकेले पेरेंट्स है, ये सोल पेरेंट्स है, यानी कि मान लो एक मम्मी है, उनका एक बच्चा है बस, मतलब मदर एंड हर सन या डॉटर, फादर हिज सन और डॉटर, तो ये है आपके सोल पेरेंट्स। ये है कपल विद चिल्ड्रन। अब ये जो आपके ऑरेंज वाले 15%, ये है बड़े ही पारिवारिक लोग, ये है कपल विद चिल्ड्रन। और लास्ट में है आपके ये जो है यहाँ पे बचे हुए ऑल हाउस होल्ड, यानी कि सारे घरेलू लोग, जो बाकी बचे हुए लोग हुए, ठीक है। ये डाटा है। अब खुद देखो जरा, 14%, 15%, 26%, 9%, 24%, 5%, 7%। मैंने क्या बोला, लिखने का तरीका है, पहले क्या आएगा इंट्रो, जो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया था कि द एनालिटिकल पैराग्राफ शो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके इन 2002। बस ये आपका इंट्रो है। बॉडी क्या होगी, बॉडी शुरू होगी कि एज वी कैन सी फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट, सबसे पहले हाईएस्ट प्रपोर्शन किसका है, 26% सोल पेरेंट्स का। तो गिवन फ्रॉम द पाई चार्ट वी कैन कंक्लूड दैट 26% ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके आर दोज हु आर सोल पेरेंट्स। यानी कि यूके में 26% लोग जो पॉवर्टी में है, ये वो है जो कि सोल पेरेंट्स है, अकेले पेरेंट्स है। मतलब मान लो अगर टोटल 100 लोग है ना, तो 100 में से 26 ऐसे लोग हैं जो गरीब, ये गरीब तो है, ये सुन लो, ये पूरे 100 के 100 लोग गरीब है यूके में, लेकिन उन गरीबों में भी 26 गरीब वो हैं जिनकी जो कि सोल पेरेंट है, या तो अकेली माँ है या अकेले पापा जी है, ये है। उसके बाद 26 के बाद कह दी 25 का, ये 25 था क्या, 24 था, हाँ 24 कौन है आपके, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन। तो आप कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट 24% ऑफ द पीपल इन पॉवर्टी इन यूके आर सिंगल विदाउट चिल्ड्रन। बस तुम्हें ये देख देख के यहां से इसे कंपेयर करके लिखना है बस, और लास्ट में कंक्लूड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिखाऊं एक बार, ये देखो, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके 2002। बस खत्म, इतना ही है तुम्हारा इंट्रो। कोई दिक्कत थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंट्रो, कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसके बाद इट इज क्लियरली एविडेंट, एविडेंट मतलब क्या होती थी, आपके पास एविडेंस है, एविडेंस है इतना बड़ा पाई चार्ट। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26, देखो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज सबसे ऊपर लिखी हुई है। क्यों? बिकॉज आपको एक ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड का मतलब होता है या तो लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसने लिखा है डिक्रीजिंग, सबसे ऊपर से हाईएस्ट कौन सी थी, 26%। ये वो हाउस होल्ड है जो कि सोल पेरेंट्स है। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन, देखो फिर 24% आ गया, फिर आपके 9% आ रहे हैं। अब इसके बाद आगे 15, 9, 14 करते रहो, लेकिन प्लीज एक ट्रेंड को फॉलो करो। और जो लिखा हुआ है उसके लिए कुछ फालतू लिखा है, देखो द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज, ये आपका कंक्लूजन है कि आपने पूरा पाई चार्ट देखा। और देखो जरा इस पूरे पाई चार्ट में आपने क्या देखा कि जो आपके सिंगल है, कहां गए, सिंगल एजेड पर्सन है ये 7%। ये जो आपके पुअर हाउस होल्ड है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो आपके हाउस होल्ड सबसे ज्यादा गरीब है वो आपके कौन से हैं, सोल पेरेंट्स। यानी कि जो यंगर जनरेशन है जो अकेले अपने पेरेंट्स, जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, वो ज्यादा गरीब है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूके। ये आपने कंक्लूड करा। कंक्लूजन क्या होता है कि आपने आपके पूरे पाई चार्ट या इसमें सबसे हाईएस्ट क्या देखा, सबसे लोवेस्ट क्या देखा, यही तो है। या आपने कुछ भी चेंज नहीं देखा, नो चेंज एट ऑल, यही तो है आपका कंक्लूजन।
जो भी आपने पूछने में देखा उसका कंक्लूजन आपसे मांगा है, खत्म। ठीक है, तो प्लीज इस तरह से करना। एक बार फिर से यहीं पे आती हूँ, हाँ एक बार फिर से लास्ट बार रिवाइज करा रही हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ प्लीज कहीं पे लिख लेना इसे, एनालिटिकल पैराग्राफ पैराग्राफ की फॉर्म में होगा। ट्राई टू डू इट इन वन पैरा, एक पैरा में ही करो। 3 पार्ट होंगे इसके, नंबर 1 होगा इसका इंट्रो, नंबर 2 होगी इसकी बॉडी, नंबर 3 होगा इसका कंक्लूजन। पर्सनल ओपिनियन नहीं देने हैं, पर्सनल ओपिनियन नहीं देने हैं। एक ट्रेंड को फॉलो करना है, फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ज्ञान नहीं देना है। कंक्लूजन में आपने जो हाईएस्ट देखा, जो लोवेस्ट देखा, या कुछ भी नहीं देखा, नो चेंज, वो आपको बताना है, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फोकस ऑन योर फॉर्मल टोन, फॉर्मल टोन फोकस करना है। as seen in the pie chart, as given in the pie chart, it is concluded in contrast to this, whereas, increased, decreased, fluctuated, बस ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर्सनल ओपिनियन देके आते हैं, नहीं देके आना, जितना बोला है उतना ही करना है। और फिर से बोल रही हूँ, एक भी डाटा गलत नहीं करना है। आपके डाटा गलत लिखने के चक्कर में मार्क्स कटते हैं। 26% बोला है, 26 ही लिखना है, इससे ध्यान से देख लेना इसे। चाहे तो क्वेश्चन में मार्क कर देना कि ये 26% है, ये भी 26% है, ऐसे टिक कर देना उस पर। ठीक है, तो इसको करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कर पाओगे ऐसे बढ़िया करके? कितने मार्क्स मिल जाएंगे? पानी पीना है? बोल तो रखी नहीं है भैया ने यहाँ पे, पानी भी कहाँ से मंगाऊं? चलो भैया आएंगे तब बोलूंगी। चलो आगे बढ़े। अब बस 20 मिनट और दो मुझे, करेक्ट, झूठ नहीं बोलूंगी, हर बार झूठ बोल के आती हूँ। 20 मिनट और लूंगी बस, 20 मिनट में ग्रामर करा दूंगी बहुत इजीली। डिटरमिनेंट तुमने पढ़े नहीं, पहले उससे पहले चीज देखो। अरे हाँ, एक चीज, ये क्या, कौन नहीं पढ़ रहा ग्रामर? बदमाशी नहीं ग्रामर पढ़नी है भाई। देखो एक रियलिटी क्या है ग्रामर की, तुम कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, तुमने वहां जाके माने तुक्के ही है। ठीक है, मैं रियलिटी वाली बात करती हूँ, बिकॉज जो सुनने में अच्छा लग रहा है वही हमने करना होता है। ये रियलिटी, अभी मैं भी 10th के बोर्ड देखे आई हूँ, और ये होता ही है हमारे साथ कि ना भाई, जो सुनने में अच्छा लग रहा है वही। लेकिन वट इफ कि जो सुनने में अच्छा लग रहा है, आप उसमें थोड़े सी अपनी ग्रामर मिक्स करके आप वहां सही कर दो। जहां आपकी प्रोबेबिलिटी करने की, तुक्का मारने की 80% सही होती है, अगर आप थोड़ी सी 10% ग्रामर पढ़ लोगे, 15% ग्रामर पढ़ लोगे, तो क्या पता 95% बढ़ जाए भाई, जीतने के चांसेस। तो वाई नॉट टू इम्प्रूव चांसेस, है ना, चांसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं। अब सुनो, इंगे टेढ़े मेढ़े कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? जितना सीबीएसई ने बोला उतना पढ़ना है, सीबीएसई इससे बाहर नहीं देने वाली। सीबीएसई ने बोला है आपके ग्रामर में आएंगे डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं इसे। रिपोर्टेड स्पीच में आया कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके क्वेश्चंस होंगे। अब सुन लो, ये तो आपका कोर्स है, लेकिन इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसके क्वेश्चंस आएंगे फिलअप्स की फॉर्म में, इसके क्वेश्चंस आएंगे एरर करेक्शन की फॉर्म में, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू की फॉर्म में। बिकॉज मेरे को याद है आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो आती है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का एमसीक्यू की फॉर्म में आता ही है, तो वो तो कतई गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत करो, चुल्लू में पानी ले लो मुझसे, डुबा दूंगी। ठीक है, मतलब चुपचाप से आपके फॉर्मेट क्या है, फिलअप्स आएगा, एरर करेक्शन आएगा, एमसीक्यू आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, या फिर आपको एक आता है कन्वर्ट करने वाला। बस इसके बाहर नहीं आने का, इसी फॉर्मेट में आएगा आपका। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे ख्याल से आपको शायद 10 क्वेश्चन करने होते हैं ग्रामर के, 12 दिए होते हैं आपको, है ना? 10 करने होते हैं आउट ऑफ 12, 12 में से 10 करने होते हैं। तो जब 12 में से 10 करने हैं तो 10 में से 6 तो सही कर दो यार, 6 तो ऐसे हैं कि हो ही जाएंगे सही, बाकी करने सारे हैं, क्या पता तुक्के में सही निकल जाए भाई, है ना? तो 6 तो अपने एक्यूरेटली सही करने हैं, बाकी 6 में तुक्का मार के ना, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, कोई पाप है क्वेश्चन छोड़ना तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं ये हमने शायद 6ठी क्लास में पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे हमारा कोड वाला बैच है तो हमने कहीं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया इतना कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स कुछ नहीं होते हैं, डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स, डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। अब एक और सुन लो, डिटरमाइनर्स आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव,
डिटरमाइनर्स एक तरह के एडजेक्टिव्स ही होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन को, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का ही एक सब पार्ट क्या है आपका? डिटरमाइनर्स। लेकिन डिटरमाइनर दिख इतना सारा है लेकिन है थोड़ा सा बड़ा। क्यों? बिकॉज डिटरमाइनर के अंदर आपके बहुत सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं जो हमें करने। क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आगे अब वो पार्ट्स होते क्या है वही आपको पढ़ने हैं। एक बार देख लेते हैं। लेकिन डिटरमाइनर पढ़ना है हमें, टेंसेस पढ़ना है, मोडाल्स पढ़ना है। इसकी मैं आपको लास्ट में एक मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ी है, वहां पे आपको इसकी कुछ एक ट्रिक दूंगी, ये वाले क्वेश्चन आप उससे सही कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनर के लिए एक पेज मैं लेके आई थी, कहाँ गया? हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे रुक जाओ जरा। डिटरमाइनर होते क्या है? डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जिसको आप करते हो यूज बिफोर अ नाउन। यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा नाउन। डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो कि आप नाउन से पहले यूज करते हो। अब मुझे खुद बताओ भाई, नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? दीदी एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो डिटरमाइनर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज देयर टू क्वालिफाई अ नाउन। डिटरमाइनर कुछ नहीं है, एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है जो कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। आगे दीदी ये इंडिकेट करता है विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किस इंसान की बात कर रहे हैं और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि अ, द, माय, दिस, सम, मैनी। अब ऐसे बहुत सारे हैं। डिटरमाइनर्स का पूरा एक पन्ना है जो मैं इजीली आपके लिए लेके आई हूं, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आने का, बस इसको एक बार समझ लेना क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स आर देयर। आपको बस इनकी टिप्स याद रखनी है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कराऊंगी आगे, बट पहले देख लो करना कैसे। एक होते हैं आपके प्री डिटरमाइनर्स। प्री वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले। डिटरमाइनर से भी पहले कुछ वर्ड लगते हैं। यस, प्री डिटरमाइनर्स का मतलब होता है जो इसके बाद वाले नाउन की क्वालिटी बता दे या फिर उसे क्वालिफाई कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइनर। अब एग्जांपल क्या है इसके दीदी? जैसे ऑल, मैंने बोला ऑल दैट इज गोल्ड, या फिर ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। तो ये ऑल है, ये हाफ बुक है, ये सारी बुक है, ये डबल बुक है, ये ट्वाइस बुक है, ये थोड़ी सी बुक है, कितनी बुकें हैं? तो ये है आपके प्री डिटरमाइनर्स। इनके ऊपर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है पे कहां से आते हैं बच्चों? आर्टिकल से। और यानी क्यों मुझे आर्टिकल सुन के एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या लगती है बच्चों की, कि उनको यही नहीं पता कि ए और एन और द को कहां इस्तेमाल करना होता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि बच्चों ए और एन को हम लगाते हैं किससे पहले? वोवल से। और द को हम लगाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज, कोई बड़ी चीज है, कोई मान लो कोई माउंटेन है, कोई बिल्डिंग है, कोई बुक है, कोई रिवर है जो कि एक ही है, जैसे द होली गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्रा, द इंदस। तो द का तो किस्सा ही अलग है। द लगता है किसी पर्टिकुलर नाउन से पहले जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है, जो कि सिंगुलर है। लेकिन जो आपका ए और एन है, इसमें भी सिखाया गया कि दीदी जो ए और एन होता है ना, इसमें ए लगता है दीदी आपके कॉन्सोनेंट से पहले और एन लगता है वोवल से पहले। ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है। मिस्टेक नहीं, इट्स अ ब्लंडर। अब क्यों है ये ब्लंडर? बिकॉज हमने ये तो पढ़ लिया कि ए और एन लगता कहाँ है, बट एक चीज सुनना, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक ट्रिक बनाई गई है बाय द विश्व गुरु पतंजलि जी ने। एक ट्रिक बनाई थी, बहुत दूर से आए थे मेरे से मिलने के लिए, उन्होंने मुझे बताई थी एक बार कान पे आके। तो उन्होंने मुझे बताया कि सुमन, ये जो आपका ए और एन होता है ना, ये आपने गलत पढ़ा है। मैंने बोला अरे ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने रुको बताता हूँ। मेरी विद्या ये कहती है कि ये जितने भी अंग्रेजी के वर्ड है ना, ये तुच्छ प्राणी है। कैसे प्राणी है? तुच्छ प्राणी। ये हम हिंदी से बाहर निकले हुए हैं, तो इनकी खुद को इज्जत नहीं है। असल में ये जो ए एन द जो भी होते हैं, जो भी आपके वोवल या कॉन्सोनेंट होते हैं, ये असल में 44 तरह की साउंड्स या फिर आवाजें बाहर निकालते हैं। अब उन्हीं आवाजों में से कुछ आवाजें ऐसी होती है जो कि वोवल साउंड की होती है और कुछ होती है कॉन्सोनेंट साउंड की। वोवल होती है आपकी 22 और ये भी नहीं, ये होती है आपकी 20 और ये होती है आपकी 24। अब सुनना होता क्या है, जो वोवल साउंड होती है, क्या आप ये 20 की 20 साउंड याद कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने बोला अरे बेटा मैं हूं ना, जिंदगी में याद रखना कि वोवल साउंड
पहचानने का तरीका है कि अगर वो जो भी आपका नाउन लिखा हुआ है, अगर वो नाउन की जो अगर उस नाउन को आप कन्वर्ट करोगे हिंदी में और उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो किसी मात्रा से हो रही है। मात्रा क्या होती है, तुम्हें हिंदी भी नहीं आती होगी, है ना। मात्रा होती है अ, आ, ई, उ, ऊ, ओ, औ, अंग और अह। अब तुमने हिंदी भी नहीं पढ़ी होगी, है ना, क्या करें, जेंजी है हम तो क्यों पढ़ेंगे हिंदी, लेकिन थोड़ी सी पढ़ लो। हिंदी बोलती है कि वोवल साउंड वहां से आती है, जिस भी शब्द को अगर आप हिंदी में लिख दोगे उसकी स्टार्टिंग अगर इन से हो रही है तो वो क्या ही साउंड है, वोवल साउंड। इसके अलावा जिससे भी शुरुआत होगी वो सारी कौन साउंड होंगी, आपकी कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको जरा एक बार एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है मेरे पास, डैश एग, डैश MLA, डैश यूनिवर्सिटी। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। इसके बाद एक गोल्डन क्वेश्चन दूंगी तुम्हें जो तुम बिल्कुल गलत करके आओगे, मुझे पक्का पता है। अब मेरी बात सुनो दीदी, हमारे अंग्रेजी के गुरु ने बोला है कि वोवल चेक करो, तो अगर अकॉर्डिंग टू वोवल यहाँ पे दीदी आना चाहिए। अब देखो एक चीज करते हैं, ये हमारे अंग्रेजी गुरु बोलते हैं कि यहाँ पे ई स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एम से हुई है, यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे यू से हुई है, यहाँ पे एन आएगा। ये बोलते हैं इंग्लिश के गुरु। लेकिन पतंजलि जी फिर से मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला नहीं सुमन बेटा ये गलत किया आपने। उन्होंने बोला कि सुमन बेटा अभी आपको सिखाया था कि आप इंग्लिश में इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। एग को हम लिखते हैं ए, ऐसे ए, शुरुआत किससे हो रही है, मात्रा एन। चलो भाई इंग्लिश और हिंदी मैच कर गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी MLA, अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी MLA ही तो है। अरे नहीं बेटा, MLA को जरा हिंदी में लिखो MLA, ऐसे होता। शुरुआत किससे हो रही थी, मात्रा से, ए की मात्रा से हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा दीदी, एन आएगा। पड़ गया ना चक्कर में, कुछ नहीं बचा। अब यूनिवर्सिटी, दीदी शुरुआत तो यू से हो रही है, लेकिन नहीं, हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी। शुरुआत किससे हो रही है, य से, यहाँ पे क्या आएगा, अ। पड़ गए चक्कर में। इसीलिए एक बार फिर से याद करा रही हूं, अगर आपको ए और एन फिल करना है, प्लीज वोवल और कॉन्सोनेंट AEIOU देख के फिल मत करना। पहले उस गिवन शब्द को हिंदी में लिखना। अगर उसकी शुरुआत किसी मात्रा से हो रही है तो उसके आगे क्या आएगा दीदी, एन। अगर मात्रा नहीं हो रही है तो क्या आएगा, अ। अब एक क्वेश्चन देती हूं जो तुम सब गलत करोगे। डैश आर, डैश य। हाँ जी, अब बताओ भाई क्या आएगा इसमें, डैश आर और डैश यर। देखते हैं तुमने कितनी अंग्रेजी पढ़ी है। हाँ भाई, यस भूमि। अच्छा दीदी कुछ बोलेगी तो उसको उल्टा होगा, नहीं नहीं। अरे मैं नीचे से बताती हूँ। तुमने क्या देखा, अब थोड़ा सा जरा हमारे अंग्रेजी बाबा प्रकट हो रहे हैं। अंग्रेजी बाबा ने बोला बेटा अरे वाई वाई है ना बेटा, ए कर दे, ये ले ए। मजे आ गए, नहीं गलत है। सुन लो, आर ये लिख एच से स्टार्ट हो रहा है, बट इसे हम बोलते क्या है, इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं हम, इसे हम हिंदी में लिखते हैं आर। दिस इज आर, हिंदी में आर स्टार्टिंग हो रही है। और तुमने अभी पढ़ा है कि अगर स्टार्टिंग किसी मात्रा से होती है तो क्या आता है, एन। तो ये सही है, असही नहीं है। अब ये सुन लो, ईयर, तुम्हें लग रहा होगा दीदी ईयर वाई से, नहीं, ईयर, ईयर, ईयर हम बोलते हैं कि दिस इज 25 ईयर, ईयर नहीं होता तो ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा तो अ ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कहाँ थी, आर में। तो यहाँ पे तो अ आएगा, बिकॉज अब देखो तुमने सही बोल दिया, बट कुछ लोग यहाँ पे एन करके आते बोलते दीदी अभी तो सिखाया था इसे हिंदी में बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं ईयर। तुम हिंदी में गलत बोल रहे हो भाई, हिंदी में ईयर नहीं बोलते हैं, हिंदी में ईयर बोलते हैं, ईयर। और ये शुरुआत किससे होती है, ईयर से, इसलिए यहाँ पे आएगा अ ईयर और एन आर, क्योंकि आर होता है, हार नहीं होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अच्छा वर्ष बोलते हो, हिंदी का पेपर आने दो, रुक जाओ अभी तब पूछूंगी। अब इसमें मैं तुम्हें एक, अब देखो यार पेपर पास आ रहा है, लोग मंदिर भी जाएंगे, है ना, मंदिर जाते हैं लोग, मैं भी मंदिर जाता है ना, तो मंदिर जाते हैं लोग। अब मंदिर में, दिस इज आवर मंदिर, ठीक है, मंदिर में गए हम, कौन से मंदिर में गए, काम करें शिव जी के मंदिर में आते हैं, बिकॉज शिव जी तुमको प्रसन्न कर देंगे, मतलब तुम शिव जी को प्रसन्न कर दोगे। भुषड़ी का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, हम गए एक मंदिर में। और मुझे बात बताओ, मंदिर का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है, मंदिर का बेसिक काम होता है टू प्रे। दिख नहीं रहा है कलर, मंदिर का बेसिक काम होता है
टू प्रे, पूजा करना, ये बेसिक काम होता है। अब मान लो भी यहां बैठा है शिवराज, ठीक है, शिवराज के नाम में भी शिव है, तो शिवराज गया सीधा मंदिर, और शिवराज मंदिर में गया, शिवराज वेंट टू टेम्पल टू सीक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग लेने गया शिवराज मंदिर। अब मेरी बात सुनना, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट दिया हुआ है और उस इंस्टीट्यूट का अगर आप प्राइमरी काम करने जा रहे हो, प्राइमरी यानी कि जो मुख्य काम है, मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जेल जाते हैं अपनी सजा काटने के लिए, कोर्ट जाते हैं बेल लेने के लिए, स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, एकेडमी जाते हैं कुछ सीखने के लिए, टू लर्न समथिंग, है ना। इन द सेम वे मंदिर का बेसिक काम होता है पूजा अर्चना करना, प्रे करना। तो शिवराज मंदिर गया टू सीक ब्लेसिंग, सही बात है भाई, ब्लेसिंग लेने गया, लेकिन अब याद रखना यहां पे जब उसने अपना प्राइमरी काम किया है तो आपके टेंपल से पहले कुछ नहीं आएगा। लेकिन केस नंबर 2, अब शिवराज, पेपर तो खत्म हो गया भाई, शिवराज फिर मंदिर जा रहा है, शक वो हमें कि ऐसा क्यों कर रहा है। शिवराज वेंट टू टेंपल टू मीट पूजा, अभी पूजा कौन है कमेंट डाउन कर दो, पूजा कौन है, ठीक है। अब सुन लो, शिवराज पेपर के टाइम पे मंदिर गया, ठीक है मान गए हम मंदिर गया, भाई पूजा करनी होगी भाई, उसे गया होगा मंदिर, लेकिन पेपर तो खत्म हो गया बोर्ड के, शिवराज अब भी मंदिर जा रहा है, कुछ तो लोचा है। और जाके देखा तो शिवराज मंदिर में पूजा करने नहीं गया था, पूजा से मिलने गया था। अब सुनना, जब आप किसी इंस्टीट्यूट का प्राइमरी काम ना करके कोई दूसरा XYZ काम करते हो तो आपके उस पर्टिकुलर वर्ड से पहले आता है द, बिकॉज आप जिस काम के लिए वहां आपको होना चाहिए था आप वो काम नहीं कर रहे थे। तो यहां पे होगा शिवराज वेंट टू द टेंपल टू मीट पूजा। बहुत हाई क्लास बात है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का प्राइमरी काम कर रहे हैं, यानी कि पूजा करने गए हैं मंदिर में, बेल लेने गए हैं कोर्ट में, सजा काटने गए हैं जेल में, चर्च में गए हैं मोमबत्ती जलाने, अब चर्च में थोड़ी जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे ना यार। तो इसीलिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का प्राइमरी काम करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट के पहले कुछ नहीं आएगा, बट अगर आप उसके प्राइमरी काम की जगह कोई सेकेंडरी काम करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, द। तो शिवराज की बात रखना, शिवराज मंदिर गया था पूजा करने तो कुछ नहीं आएगा, अगर पूजा से मिलने गया था तो द आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हुआ डेमोन्स्ट्रेटिंग कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। मैंने बोला दोस कर्टेन्स आर लाइंग अनचेक्ड, वो जो कर्टेन्स वहां पड़े हुए हैं वो बिना चेक किए रखे हुए हैं। अब सुनना, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम किसी प्लेस को लेके कि यार वहां पे, यहां पे, इतने उतने, इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब 4 होते हैं आपके पास, दिस, दैट, दीज, दोस। क्या पे कहती हूँ, दिस, दैट, दीज और दोस, ये होते हैं आपके 4 डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डिफरेंस सुनना, अगर आपको कभी भी किसी सिंगुलर चीज को बताना होगा, मान लो मेरे पास एक ही बुक है या मेरे पास एक ही पेन है, एक ही लैपटॉप है, तो मैं सिंगुलर में यूज करती हूँ दीदी दिस और दैट। फिर से बोल रही हूं, अगर मुझे सिंगुलर यूज करना होगा, दैट एप्पल, दैट डायरी, दिस, ला भाई बंदूक दे बंदूक, मैंने बोला भाई दिस बंदूक, दिस गन, दिस गन, मैंने बोला दैट क्रोकोडाइल, वो देखो वहां पड़ा हुआ है क्रोकोडाइल, दैट क्रोकोडाइल, दिस गन, ये दिस गन है और ये दैट क्रोकोडाइल है। जो आपका सिंगुलर होगा, आप सिंगुलर में क्या यूज करोगे, दिस या फिर दैट। एक और चीज रखना, आपका दिस यूज होता है क्लोज चीजों के लिए और दैट यूज होता है फार चीजों के लिए। याद रखना, बहुत डीपली बता रही हूं, दिस होता है पास के लिए, दैट होता है दूर के लिए। दिस होता है सिंगुलर के लिए, दैट होता है सिंगुलर के लिए। दिस होता है पास के लिए, दैट होता है दूर के लिए। ये दूर है मुझसे, ठीक है, तो प्लीज को याद रखना। आप डर जाएंगे बच्चे, मैं डर गई थी भाई स्टार्टिंग में आ जाके, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, मैंने कहा भैया ने ये क्या पाल दिया यार, है मुझे लगा भाई पता नहीं बच्चों ने, भैया ने क्या पाल रखा है। ये बाद में समझ में आया कि चूचू भी करता है ये देखो ये लो, ठीक है। तो फिर से बोल रही हूं, अगर आपको सिंगुलर टेंस यूज करना होगा, सिंगुलर सेंस यूज करनी है तो आप दिस या दैट का यूज करेंगे। अगर आपको प्लूरल यूज करनी है तो आप दीज या फिर दोस का यूज करेंगे। ये है इनका पहला डिवीजन। लेकिन यदि कोई चीज पास है कोई दूर है तो दिस आप यूज करते हो क्लोज चीजों के लिए, दिस माउस, दिस पेन, दिस ब्लैक बोर्ड नहीं, दिस स्मार्ट बोर्ड। लेकिन वहां पे रखा हुआ है एक बहुत बड़ा स्पीकर, दैट स्पीकर,
दैट कैमरा, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, दैट स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट नहीं बोलूंगी, ये तो दिस स्टूडेंट तो ये रहा शिवराज यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन दैट स्टूडेंट जो वहां बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस होता है पास के लिए, दैट होता है दूर के लिए, दीज होता है क्लोज के लिए, दोज होता है फार के लिए, दूर के लिए, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से रिवाइज करो, तुम भूल चुके होगे क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे चू कर रहे थे, ठीक है। फिर से बताती हूँ, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, क्लोज कौन से होते हैं, पास कौन से होते हैं और दूर कौन से होते हैं। सिंगुलर दीदी दिस और दैट आपके सिंगुलर लोगों के लिए यूज होगा, दीदी दीज और दोज आपके प्लूरल के लिए यूज होगा। लेकिन इनमें से पास कौन से दीदी, दिस और दीज पास है, दिस और दीज पास है, दैट और दोज दूर के लिए यूज होगा। ये क्वेश्चन में आ जाएगा, भड़क भी लगेगी आपको, इसलिए बोल रही हूं सिंगुलर, प्लूरल, क्लोज और फार। दिस पेन, कुछ यहाँ पे बहुत सी चीजें नहीं है क्या। दीज कीज, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, देख रहे हो, दीज कीज, ठीक है। ट्यूबलाइट तो एक ही है, और हाँ यार दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं दीदी वहां पे बहुत दूर पे रखी हुई है बहुत सारी बुक, मैं बोलूंगी दैट बुक और दोस बुक, बहुत दूर है ना, मैं बोलूंगी दिस पेन एंड दीज कीज जो मेरे पास है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना सिंगुलर, प्लूरल, क्लोज और फार में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में आएगा। प्लीज हिंदी में एक बार क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद सोचना कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब पोजेसिव, अब सब इजी है, मेन थे आपके ये तीन, अब सब इजी है। इसके बाद दीदी पोजेसिव यूज करते हैं हम अपनी पोजेशन शो करने के लिए। दिस इज माई पेन, दिस इज योर, दैट इज योर बॉटल, दिस इज माई बोतल, ही इज माई नेबर, अरे मेरा पड़ोसी है, शी इज योर नेबर, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दिस इज आर एड्यूटेक। तो जहां पे आप पोजेशन शो करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव डिटरमाइनर्स। उसके बाद दीदी ऑर्डिनल्स, अब सुन लो इसमें दिमाग लगाना। ऑर्डिनल्स होते हैं दीदी जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनकी बस पढ़ाई ना करना, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, ये होते हैं ऑर्डिनल्स। दीदी कार्डिनल्स क्या होते हैं, नंबर, दीदी 1 2, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, बस इसमें 3 क्या है आपका कार्डिनल, खत्म। 1 2 3 10 100,000 इस तरह पे काट लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वांटिफायर, अब आ रहा है खतरनाक टॉपिक जो कि आपका क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्वालिफाई नहीं करता, क्वांटिटी बताता है, दे टेल क्वांटिटी। अब क्या आपने दो चीजें सुनी है, एक तो होता है आपका काउंटेबल, क्या आपने सुना है, एक होता है आपका काउंटेबल, एक होता है आपका अनकाउंटेबल, सुना है। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब सुनना, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो बच्चों को फील होती है वो ये है, ग्रीन दिख रहा है, हाँ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसमें तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, इसलिए मैंने कलर भी यूज किया है ग्रीन। अब सुनना, कभी भी अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो काउंटेबल में आता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों आते हैं। नो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हो, बालों को गिन सकते हो क्या, नहीं। चीनियों गिन सकते हो क्या, नहीं। पानियों गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। हवा गिन सकते हो, नहीं। अनकाउंटेबल लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब ध्यान सुनना, यहां तुम हो गए कंफ्यूज। अब सुनना, फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कि ना के बराबर, नेगेटिव सेंस होता है इनका। मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, कुछ ही बच्चे हैं, कुछ मतलब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो बच्चे आए हैं, अप्रोक्स जीरो बच्चे आए हैं, ऐसा याद रखना। फ्यू और लिटिल आप यूज करते हो नेगेटिव सेंस में, जहां पे होने गुंजाइश कैसी होती है, जीरो, एकदम जीरो, क्लोज टू जीरो। लेकिन अगर आपने वर्ड यूज किया अ फ्यू और अ लिटिल, ये थोड़े से अच्छे वर्ड है, ये बोलते हैं हाँ कुछ तो है, समथिंग 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 पॉजिटिव। और द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है बचा खुचा, ये भी एक पॉजिटिव सेंस देता है, बचा खुचा। मैंने बोला द लिटिल या फिर द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव कम टुडे आर वेरी इंटेलिजेंट, जो कुछ बच्चे आज आए हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा मैंने बोला। तो अ फ्यू या फिर अगर कहीं भी द फ्यू या द लिटिल का यूज करोगे, याद रखना द फ्यू और द लिटिल आप यूज करते हो कहां पे,
पॉजिटिव टेंस में। अ फ्यू, अ लिटिल यूज करते हो पॉजिटिव, लेकिन द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है बचा खुचा, जो बचा हुआ है, जो भी बचे हुए हैं वो। अ फ्यू अर्ली यानी कि थोड़ा बहुत है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द वाटर बॉटल, यू कैन ड्रिंक इट, मतलब कुछ तो है, पीने लायक तो है। देयर इज लिटिल वाटर, नहीं यार पानी नहीं है, तू नहीं पी सकता, निकल यहाँ से, ऐसे बोलते हैं हम। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि आई हैव लिटिल वाटर, समझ आना उसका देने का मन नहीं है पानी। पर कोई बोल रहा है कि यार द लिटिल वाटर दैट इज देयर इन द वाटर बॉटल यू कैन यूज इट, मतलब दिल का अच्छा इंसान है वो। तो फ्यू लिटिल नेगेटिव इंसान है, अ फ्यू, द फ्यू, अटल, द लिटिल पॉजिटिव इंसान है, इतना याद रखना बस, इसके बाहर नहीं आने का। एक और चीज होती है दीदी, मच में दिक्कत होती है कुछ लोगों को और मैनी में। दीदी मच हम यूज करते हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच, और मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए। मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैनी पीपल आर गैदर्ड देयर, बट मच पे थोड़ी बोलेंगे मच सॉल्ट इज देयर, देयर इज मच सॉल्ट इन द फूड, देयर इज मच शुगर इन द टी। तो मच आप यूज करते हो अनकाउंटेबल के लिए, जहां पे आप गिन नहीं सकते हो। मैनी आप यूज करते हो काउंटेबल के लिए। इनफ पर्याप्त है, सेटिस्फाइड है हम, देयर इज इनफ वाटर, पी सकते हैं हम। सम कुछ तो है, पॉजिटिव। नो कोई पानी नहीं है, नो वाटर नेगेटिव। एनी वाटर अपने आप में नेगेटिव है। बस याद कर लो कौन सा पॉजिटिव टेंस दे रहा है, कौन सा नेगेटिव सेंस दे रहा है, और सेंटेंस क्या पॉजिटिवली बात कर रहा है कि नेगेटिवली बात कर रहा है, अपने आप आंसर बनेगा। फिर से बोल रही हूं, अंग्रेजी को हिंदी के तरीके से किया करो, अपने आप मार्क्स आएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। हिंदी के तरीके से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आने की, इंग्लिश तो हमारे कभी समझ नहीं आने की, मेरे नहीं आई आज तक, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच एवरी आइदर नाइदर। इंटेरोगेटिव व्हाट विच हु एक्सेट्रा। अब तुम्हें यहाँ पे रूल बता के जा रही हूँ, प्लीज याद रखना। एक होता है आपका बिटवीन, बहुत बार पढ़ लिया बट फिर भी याद नहीं होता। एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। बिटवीन हम यूज करते हैं किसके लिए, किसके लिए यूज करते हैं बिटवीन, बीच के तो करते ही है। बिटवीन इज यूज फॉर टू पीपल, दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए। अमंग हम यूज करते हैं मोर देन टू पीपल के लिए। दो लोगों के लिए करते हैं बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए दो। मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन शिवराज एंड परितोष, तो मैंने बिटवीन सही यूज किया। बट अगर तीन लोग हैं, बोलूंगी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन द स्टूडेंट, क्या सही है, क्यों अमंग होगा, बिकॉज यहाँ पे किससे ज्यादा है, दो से ज्यादा है। तो प्लीज इसको याद रखना, बिटवीन और अमंग का डिफरेंस। आप ईच का यूज करते हैं इंडिविजुअली। ईच स्टूडेंट शुड गेट अ पेन, हर एक बच्चे को एक पेन मिलना चाहिए। ईच यानी कि हर एक, और एवरी का मतलब होता है कि यार सबको दे दो ना यार, सबको सबको सबको। लेकिन ईच का मतलब होता है हर किसी के पास, एक एक के पास, और एवरी क्या होता है, सबको। एवरी मतलब सबको, बस इतना याद करो। इसके बाद है आपके पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट 3 मिनट का टाइम दे रही हूं, अपनी आंसर शीट मतलब कॉपी में इनको जल्दी ट्राई करो। हाँ ऑप्शन दिए, देख देख ऑप्शन मिले हैं, बिना ऑप्शन कैसे करेगा, सुनने नहीं, थोड़ी टिक भी लगानी है। जल्दी, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। कितने घंटे की होगी भाई, ओ भाई 1 घंटे 12 मिनट, मुझे 1.5 पे कंप्लीट करनी थी। उसके बाद एक ही टॉपिक रह गया, वैसे हो जाएगी। उसके बाद तो कि वो भी है ना फिर पूरी समरी, कोई बात नहीं। यहाँ पे एंडलाइन है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, जल्दी जल्दी लगे रहो। पढ़ा तो यहाँ पे भैया है, तो इतने लंबे बाल किसके हैं, तो यहाँ कैसे पहुंच गए बच्चे, अरे बाप रे। ओए ओए, माइक में आवाज आ रही होगी भाई। लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ऐसा कर कमाल कि दुनिया पूछे कैसा किया कमाल।
कैसे ही किया तुमने ये कमाल, मैथ्स के पेपर ने औकात दिखा दी। मतलब सीबीएसई ने पेपर तो चेंज कर दिया लेकिन सिलेबस वही रखा है ना। बट सीबीएसई ने एक चीज तो प्रूव कर दी, नहीं वो तो प्रूव कर ही दिया, बट सीबीएसई ने एक और बात प्रूव कर दिया आज कि लास्ट मिनट में अगर पढ़ने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, हो गया, चलो भाई टाइम अप, टाइम अप। मैं से डर गई थी भैया आज, मैंने कहा मैंने ये पहली चल रही है बस, अभी ये चलेगी 1:30 तक। अब इंग्लिश ही बह सकती है। ले भाई ये ले, अब कर लास्ट वाला क्वेश्चन। आई मेट हर डैश वीक, शिवराज बता दे आंसर। दिस वीक की दोस वीक, ये उन हफ्तों की बात थी, क्या लिखेगा? ये उस हफ्ते की बात थी या ये उन हफ्तों की बात थी? चलो पहला क्वेश्चन, डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। अरे यार अगर बुक कुछ तो मिस हो रही है, कुछ तो होंगी। एनी होता है नेगेटिव सेंस और सम होता है पॉजिटिव। अगर मिसिंग हुई है कुछ तो हुई होंगी, तो पहले का आंसर है सम। तो जिसने सम लिखा है वो कर दो बल्ले बल्ले। सम लिखा है, सम पक्का, अपने अंदाज से तो नहीं लगाया तुमने। नेक्स्ट, शी हैज नॉट सॉल्व डैश सम, उसने सम सॉल्व। सम्स क्या होते हैं भाई? सम्स क्या होते हैं? सवाल। शी हैज नॉट सॉल्व डैश सम्स, उसने सवाल सॉल्व नहीं करे। उसने देखो आंसर दे रहा है, तुम जल्दी आंसर दो। शी हैज नॉट सॉल्व डैश सम, उसने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, यानी कि नेगेटिव सेंस। अभी बताया मैंने कि एनी क्या होता है दीदी? नेगेटिव सेंस। तो आंसर क्या होगा? शी हैज नॉट सॉल्व एनी सम्स, उसने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। दिस बुक इज माइन, अरे माइन कौन सा है भाई? डिटरमाइनर, पोजेसिव। माइन मेरी बुक है। दिस बुक इज माइन बट डैश इज योर। अरे भाई मैंने बताया दैट इसके लिए होता है दूर के लिए। अगर ये वाली बुक मेरी है तो वो वाली किसकी होगी? तुम्हारी। आंसर क्या होगा? दैट इज योर्स। नेक्स्ट है, डैश बॉयज हैव डन देयर वर्क, उन लड़कों ने अपना काम कर दिया। पहली बात दीदी यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है, जरा एक बार आंखें बंद करके बताओ मैंने क्या बताया था कि अगर आपके प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव होंगे, बॉयज क्या है? प्लूरल। दीदी ये तो सिंगुलर है ना, इसको तो ऐसे ही काट दो। बचा क्या यहाँ पे? दीज बॉयज हैव डन देयर वर्क। जिन्होंने दैट किया है, थप्पड़ मारो खुद को। अभी बताया था मैंने कि दैट होता है सिंगुलर के लिए, दीज होता है प्लूरल के लिए, और यहाँ पे बॉयज क्या है? प्लूरल। तो आपका वो भी कैसे आएगा? प्लूरल। तो दीज बॉयज हैव डन देयर वर्क। ही डिडंट मेक डैश प्रोग्रेस, उसने प्रोग्रेस, क्या तुम प्रोग्रेस को नाप सकते हो क्या? कैन यू काउंट द प्रोग्रेस? 2 प्रोग्रेस 3 प्रोग्रेस, अरे प्रोग्रेस इज अनकाउंटेबल, इसलिए क्या आएगी यहाँ पे? मच प्रोग्रेस। अरे यार तुम तो बहुत ही तेज हो गए भाई। शी हैज फॉरगॉटन डैश ऑफ द डिटेल्स, वो डिटेल्स भूल चुकी है। शी हैज फॉरगॉटन डैश ऑफ द डिटेल्स, वो फॉरगॉट कर चुकी है कुछ डिटेल्स। कुछ तो है, पॉजिटिव है, यानी कि सम आएगा, सम ऑफ द डिटेल्स। आगे है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजिटेड डैश फ्लड अफेक्टेड एरिया। ये बोल रहा है दीदी आइदर हम यूज करते हैं या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एवरी फ्लड, हर फ्लड के एरिया को उन्होंने क्या किया? एग्जामिन किया। अगर गलत किया है थप्पड़ मारो खुद को, जस्ट अरे मारो थप्पड़। नेक्स्ट, डैश विला इज दिस, ये किसका विला है? किसका विला है? व्हाट विला थोड़ी बोलते हैं, हुज, किसका। हुज वर्ड को हम बोलते हैं किसका, किसका विला है। तो इसका आंसर क्या होगा? हुज। नेक्स्ट है, ही इज द डैश बॉय हु हैज जॉइंड दिस जिम, ये उन लड़कों में से, ही इज हुज बॉय, अबे किसका बॉय थोड़ी बोलेंगे, ये उसका बॉय है थोड़ी बोलेंगे। ही इज द फर्स्ट बॉय, वो पहला लड़का है जिसने की जिम को ज्वाइन किया है। अब पता नहीं कौन था पहला लड़का। अब आ रहा है सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आई मेट हर डैश वीक, मैं उससे इसी हफ्ते मिला। अब भाई वीक की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे? दिस। दोस का यूज नहीं होगा, दिस वीक, आई मेट हर दिस वीक।
ठीक है, तो इस तरह से डिटरमिनर आपको या तो मिलेंगे फिलिप्स की फॉर्म में या आपको मिलेंगे ये एरर करेक्शन की फॉर्म में। फिर से बोल रही हूं, एरर करेक्शन में कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब भी आ सकता है, डिटरमाइनर भी आ सकता है, मोडाल भी आ सकता है, टेंसेस भी आ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास टेंसेस, जो कि मैं आपको एक ही पर्टिकुलर पिक्चर में समझा दूंगी पूरा टेंस क्या होता है, बस ध्यान सुनना। इसके बाहर ये बेसिक है यार। तुम्हें एक चीज बोलूं, तुम्हें मैथ्स के पेपर ने इतनी औकात दिखा दी है कि बेटा जो बच्चा बेसिक से करेगा ना, कहीं मात नहीं खाएगा। ठीक है, जो लगा पड़ा था कि भाई मैं तो लास्ट में पढ़ लूंगा, वो उसके लगे है भाई। फिर तो जो बेसिक से पढ़ रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए टेंस का बेसिक पढ़ो, बाकी अपने आप तुम कर लोगे, लेकिन बेसिक को पक्का कर लो। बाकी टेंस के बेसिक क्या होता है, क्योंकि आधों को तो यही नहीं पता। अब सुन लो, टेंसेस होते 3 तरह के। टेंसेस को हम प्यार से बोलते हैं काल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। अभी क्या चल रहा है, वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। भूत भी रहोगे क्या, भूत मत रहो। तुमने अपना पेपर दिया मैथ्स का, पेपर कैसा भी दिया वी डोंट नो, बट भूतकाल था। प्रेजेंट में तुम्हारे हाथ में क्या है, इंग्लिश तैयारी करना। फ्यूचर में क्या है, इंग्लिश का पेपर होगा, यही तो होगा फ्यूचर में। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरह की टेंस होती है, और इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं। देख लो ये 4 पार्ट, दीज आर द 4 पार्ट। ब्लैक पेन करूंगी, ब्लैक ज्यादा सही लगेगा इसमें, है ना, ब्लैक सही है ना इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके दीदी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल, इसको प्यार से हम बच्चों इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट। इसके बाद है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चले जा रहा है। परफेक्ट, जो हो चुका है, जो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट से शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। तुमने पढ़ाई शुरू की थी कल रात से और लगातार कर ही रहे हो, दिस इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुमने कल रात को पढ़ाई की और फिर सो गए, परफेक्ट। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यूअस। तुम रेगुलर पढ़ाई करते हो, यू डू स्टडी, सिंपल। ठीक है, तो याद रखना ये होती है आपकी 4 पार्ट, और ये होते हैं उनके 3 टेंस। अब इनके रूल बिल्कुल अपने ब्लड में इंजेक्ट कर लो यहीं पे। अब कैसे करोगे, सुन लो दीदी। प्रेजेंट इनडेफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है, प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि दीदी या तो आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको मिलेगा एस या ईएस। क्या मिलेगा, एस या ईएस, एस या ईएस। अब कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता कि एस या ईएस कहाँ लगता है, तो मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ भाई, और क्या करूँ दीदी। अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो होता है नाउन या होता है प्रनाउन। सब्जेक्ट होता कौन है, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, हु डू वर्क, हु इज द डूअर। मैंने बोला स्वान, स्वान क्या होते हैं भाई, बतख, हंस, बतख वाले हंस ही होते हैं। अच्छा डक होते हैं वो, अच्छा डक अलग होते हैं। अरे मान लो यार, दोनों सब सेम तो दिखते हैं, ऑलमोस्ट 19-20 का तो फर्क है। एक है स्वान, एक है स्वान, और एक है स्वान्स। तो तुम्हें गंदे लग रहे हैं क्या, एक है बर्ड, एक है बर्ड्स। दीदी किसी भी चीज के आगे अगर एस या ईएस लग रहा है तो वो क्या बन गया, उसका प्लूरल। लेकिन आपको याद है वर्ब में ये बिल्कुल उल्टा होता है दीदी। वर्ब में अगर आपने किसी के आगे एस या ईएस लगा दिया तो वो प्लूरल नहीं बनता, वो क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। इसको प्लीज याद रखना, और यही आपका रूल है किसका, प्रेजेंट टेंस का। कंटिन्यूअस सबसे इजी है। अब एक काम करते हैं ना, इनको साथ साथ याद करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके बाद एस या ईएस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या होता है, विल। फ्यूचर में तुमको हर जगह विल 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 मिलेगा। तो विल तो उसका ऐसे चिपका हुआ, वो चिपकू दोस्त से छोड़ता ही नहीं है उसे, ठीक है, विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज याद रखना। एक बार आंखें बंद करो और याद करो मेरे साथ कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें लगता है एस या ईएस। पास्ट में क्या होता है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में क्या होता है बेटा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ऐसे याद करना है, हो गया ऐसे याद। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस। क्या कंटिन्यूअस में मैं तीनों में आईएनजी लगा दूं, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट, इसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे आपके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें होंगी जो कभी नहीं सोच सकती है अरे मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी आदत होती है सांस लेने की, बाय डिफॉल्ट है ना यार, वो भगवान ने दिया है हमें सांस लेने की आदत दी है हमें, है ना। तो सांस ले रहे हैं हम बाय डिफॉल्ट, दिल धड़क रहा है हमारा बाय डिफॉल्ट। सेम वैसे ही आपका वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस की पहचान है। अब याद रखना, अगर उसके पहले इज, एम और आर लग जाए तो ये कौन सा है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वॉज या वर लग जाए तो ये क्या है दीदी? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर विल के साथ बी लग जाए, बीच में एक छुटकू सा बच्चा आ जाए बी, तो ये क्या बन जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्लीज इसको याद रखना। एक बार फिर से आंखें बंद करूं, फिर से आंखें बंद करूं, ठीक है? तुम भी आंखें बंद करो, याद करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे पास्ट कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी। बाय डिफॉल्ट जैसे बाय डिफॉल्ट तुम सांस लेते हो, बाय डिफॉल्ट तुम्हें पढ़ाई के टाइम पे रील याद आती है, सेम वैसे ही वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, अगर पास्ट है तो वॉज वर, अगर फ्यूचर है तो विल बी। बस ऐसे याद कर लो, एक ही गो में करना पड़ेगा। भाई पढ़ाई बोरिंग है लेकिन करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। तुम्हें भी करनी पड़ेगी, हमने भी करी है, हमारे पीछे वाले भी करेंगे, सबको करनी पड़ेगी, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे बाय डिफॉल्ट आपके कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट आपके परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लेकिन डिफरेंस कहां आता है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, अगर पास्ट है तो हैड आएगा, अगर आपका फ्यूचर है तो विल हैव आएगा। बस इसके बाहर कुछ नहीं। नेक्स्ट दीदी, बाय डिफॉल्ट अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर सुन लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब दीदी यहाँ पे परफेक्ट की चीजें भी आएंगी और कंटिन्यूअस की भी आएगी। तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसमें परफेक्ट है तो इसका हैज हैव यहाँ आएगा, इसका हैड यहाँ आएगा, इसका विल हैव यहाँ आएगा। तो दीदी इसमें डिफरेंस क्या हुआ? फिर सेम ही तो है। इसमें कूद जाता है एक बच्चा, छुटकू सा बच्चा, मिस्टर बीन उसका नाम है, आपने पक्का देखा होगा ये सीरियल कह रही हूँ, सॉरी, कार्टून मिस्टर बीन। तो ये मिस्टर बीन कूद जाते हैं इसमें अपना छोटा सा गुड्डा लेके। ऐसा गुड्डा होता है ना उसका, कुछ ऐसा पता नहीं, अजीब सा तो गुड्डा होता है उसका, पता नहीं क्या ही लेके घूमता है वो अपने साथ। अरे कान बनाऊंगी ना, भी रुक जा भाई। ओ भाई सेम ऐसी लग रहा है तो, अरे सेम लग रहा है, ये लो। तो ये है वो मिस्टर बीन राक्षस जी। अरे कान थोड़ी होते हैं, सींग होते हैं इनके। तो ये सुमन दीदी का मिस्टर बीन है ना, इसके सींग होते हैं। तो मिस्टर बीन जी कूद जाते हैं आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है? अब मैं से एक बार इरेज कर रही हूं और एक बार फटाफट से अपनी 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें नहीं झपकानी, आंखें बिल्कुल ऐसे खोल के रखनी, आंखें नहीं झपकानी। इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। चलो भाई, तो प्लीज ये सब देख लेना। इसका बेसिक तुम्हें पता है तो तुम टेंस में कोई गलती नहीं करोगे। याद रखना कौन सा रूल कब कब यूज किया जाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ग्रामर का टॉपिक है हमारा मोडाल्स, जो कि सब बहुत गलत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको मोडाल्स की एक सबसे खासियत चीज जो आपने शायद कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी और आप हमेशा देख के उसे गलत करते हो। एक क्वेश्चन दूं क्या? पहले बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन देती हूँ पहले, एक बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन देती हूँ एक, ठीक है? जगह है, चलो यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे जगह है। राधिका, पता नहीं क्यों मेरे ग्रामर में ज्यादातर राधिका का ही नाम आता है। राधिका, हाँ सुमित, सुमित इनकार कारण सुमित है। राधिका विल वर्क्स हार्ड। क्या इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत है? राधिका विल वर्क्स हार्ड, कहां दिक्कत है और क्या दिक्कत है, क्या एरर है, क्या करेक्शन है? मुझे नहीं, इसे देखो, राधिका विल वर्क्स हार्ड। कहां मिस्टेक है? 4 वर्ड है, एक ही वर्ड में मिस्टेक है, क्या करेक्शन होगी उसकी? जल्दी बताओ। अब मेरी एक बात सुन लो, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। राधिका वर्क्स हार्ड, कौन सा सेंटेंस इन दोनों में गलत है, कौन सही है, ये बताओ पहले मुझे। विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग? सही है? पक्का? श्योर? सुनो फिर, सेकेंड सेंटेंस इज बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट। क्यों दीदी? यहां पे राधिका आपकी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दीदी वर्क्स यानी कि वर्ब के आगे अगर एस या ये लग जाता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो दीदी यहाँ पे वर्क्स भी सिंगुलर है, तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर गलत क्यों है? दीदी राधिका सिंगल है और दीदी वर्क्स भी सिंगुलर है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि आपको एक रूल नहीं पता कि मोडाल हमेशा अपने बाद, मोडाल ऑलवेज कैरी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये हमेशा कौन सी टेंस में रहते हैं, हमेशा प्लूरल। कभी भी मोडाल के लगने के बाद एस नहीं आएगा। इसका आंसर होता है राधिका विल वर्क हार्ड, ना कि वर्क्स हार्ड। तो जिंदगी में मोडाल के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा एक क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि मोडाल के बाद कभी भी आपका एस या ई एस नहीं लगता है वर्ब में, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी याद कर लो, आंखें बंद करो, बोलो मोडाल ऑलवेज कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल ऑलवेज कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल ऑलवेज कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या ई एस नहीं आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। एग्जांपल, राधिका विल वर्क हार्ड होगा, राधिका विल वर्क्स हार्ड नहीं होगा, कतई नहीं होगा। नॉर्मली करेक्ट है ये, राधिका वर्क्स हार्ड करेक्ट है, लेकिन अगर बीच में ये कूद गया, ये मोडाल एकदम एक्शन हीरो की तरह कूद गया बीच में, भाई मॉडल है ना, मॉडल कूद गया बीच में और कूद गया तो इसने यहां से ये एस को हटा दिया, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ नहीं रखना याद, ठीक है। सिंगुलर, गल सिंगल मतलब सिंगुलर है, भावनाओं पे जाओ, मेरी शब्दों पे मत जाओ बेटा, ठीक है। चलो अब ये कुछ बेसिक होते हैं। कैन कहाँ यूज करते हैं हम, कैन यूज करते हैं कि हम कर सकते हैं, हम अपनी एबिलिटी को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैन। यू कैन पास इन योर एग्जाम, you can do good in your exam, you can do this, I know you can do this, you can learn all the symbols, you can learn all the rules, आप कर सकते हो, you can do it। जब भी आपकी एबिलिटी के ऊपर बात आएगी क्या यूज करोगे, हमेशा कैन। दीदी कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, दीदी कुड। दीदी कुड को हम यूज करते हैं एक्शन जो कि आपके क्या हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं, ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन। दोनों के मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुड आप यूज करते हो थोड़े से पास्ट के लिए और कैन यूज करते हो प्रेजेंट के लिए या फिर जो कंटिन्यूअस है। उसके बाद मे और माइट, जिंदगी भर में याद रखना, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, लेकिन मे और माइट में छोटा डिफरेंस क्या है कि मे आप यूज करते हो परमिशन के लिए, मे आई कम इन मैडम, मे आई गो टू वॉशरूम मैडम, बोलते हो ना, परमिशन के लिए यूज करते हो मे। या फिर ब्लेसिंग के लिए, मे गॉड ब्लास्ट यू, सॉरी मे गॉड ब्लेस यू, तो आप ब्लेसिंग के लिए यूज करते हो क्या, यही तो बोलते हैं बर्थडे में गॉड ब्लास्ट यू। मेरे दोस्तों ने मुझे आज तक यही विश करी है, मे गॉड ब्लास्ट यू। मैं बोलती हूँ सच्ची में ब्लास्ट कर देंगे किसी दिन, है ना। तो ब्लेसिंग देने के लिए या फिर आप प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, इट मे रेन टुडे, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट दैट द पेपर माइट बी टफ, हो सकता है। द मैथ्स पेपर माइट बी वेरी टफ, देख लिया हमने, औकात देख ली मैथ्स पेपर की। तो सेम वैसे ही आप मे और माइट को यूज करते हो प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, लेकिन प्लीज एक बात याद रखना, जो आपका मे है ना, ये मे शो करता है स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी और माइट का मतलब क्या होता है, वीकर प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बोल रही हूँ इट माइट रेन, तो रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी कि 50-50 है। लेकिन अगर मैं यूज कर रही हूं मे, इसका मतलब है 60 से 80% चांसेस है यस के, बाकी नो। तो मे क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू माइट, इतना याद रहेगा। इसके बाद विल, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। विल या वुड हम यूज करते हैं एक्शन के लिए कि इसके बाद ये, यू विल बी गोइंग देयर, या फिर यू विल डू द टास्क, यू विल डू द टास्क, यू प्लीज राइट योर होमवर्क, इस तरह से। तो आप विल यूज करते हो किसी भी एक्शन की श्योरिटी को बताने के लिए कि तुम ही करोगे, यू विल डू, तू ही करेगा भाई, यू विल डू, ऐसे बोलते हो। वुड हम क्या यूज करते हैं, उसकी पास्ट फॉर्म। शैल और शुड, दीदी शैल और शुड होते हैं मोरल ऑब्लिगेशन। यू शैल डू दिस, करना ही पड़ेगा। यू शुड रिस्पेक्ट योर फ्लैग, करना ही पड़ेगा। तो शुड क्या होती है दीदी, मोरल ऑब्लिगेशन, करना ही पड़ेगा। मस्ट और ऑट टू में क्या डिफरेंस होता है दीदी, हम मस्ट को यूज करते हैं ज्यादातर जब आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मोरल ऑब्लिगेशन देनी होती है कि वी मस्ट डू, द नेसेसिटी है, करना ही पड़ेगा भाई, ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, करो या मरो वाली सीन है। और लास्ट क्या है, ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है आपको इसे करना है एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, यू ऑट टू। हाँ ऐसे क्यों किया, अच्छा ठीक है। अब जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करो, इनको ट्राई करो एक बार। 10 ही है बस, ओनली 10, ओनली 10 बस। सिर्फ कितने मिनट दूं, 1 मिनट देती हूँ बस, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है इसके बाद। हाँ 32 हो गया भाई, 132, तो 20 मिनट तब 1:10 ही हो रहा था ना। ये देखो पढ़ाई के लिए क्या टाइम यार, टाइम थोड़ी देखते हैं पढ़ाई में, पढ़ाई में बस पढ़ाई देखनी चाहिए। जहां पे मोरल ऑब्लिगेशन होती है आपको करना ही पड़ेगा, मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर मस्ट आता है वहां पे, ठीक है। जल्दी गाइज, लास्ट 2 मिनट्स, ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और प्लीज रेडी है ना, क्योंकि
आपके जिस दिन आपकी मॉर्निंग सुबह पेपर है 5 बजे, सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट आंसर बेस्ड समरी जो कि आपको अपने आंसर में लिखनी है, ठीक है, वो कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे लाइव होगी आपके लिए, ठीक है। तो उसको देख के जाना पक्का, और वो जो उसकी स्टार्टिंग दी होगी आपको हर चैप्टर की, वो आपको लिखनी है अपने आंसर्स में, ठीक है। वो समरी बनाई ही मैंने ऐसे गई है कि आप अपने आंसर की स्टार्टिंग में उसे लिख सकते हैं, जो कि आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के आंसर को इन्हांस करेगी, ठीक है। लास्ट टाइम पे बैठ के आपको कुछ रटाऊंगी थोड़ी, लास्ट टाइम पे जिससे आपके मार्क्स नहीं सकते वही तो कराऊंगी, ठीक है। जल्दी लास्ट 10 सेकेंड्स देखते हैं। प्लीज अपने आंसर चेक करना, मुझे कमेंट में बताना कि तो आप पे कितने आंसर सही हुए हैं। पहले वाले के ही बताना कितने सही करे आपने डिटरमाइन में 10 में से। यहाँ 10 में 10 की, भूमिका 10 में 10 सही थे, बताओ भाई। यहाँ 30 में 30 आ गए हैं। देखते हैं आप लोग कितने सही कर पाते हैं। लगता है यहाँ वाले कुछ अलग ही ज्ञान ले रहे हैं ना। चलो ओके, टाइम ओवर। पहला है वी डैश ओबे। अरे भाई ओबे ऑब्लिगेशन की बात आ गई है, अपने आप आंखें बंद करके क्या आएगा, मस्ट। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर की बात माननी चाहिए, और मेरी बात मानो तो चुपचाप बैठ के लिटरेचर पढ़ लो अब, ठीक है। लिटरेचर 40 मार्क्स की है, ओबे करो। नेक्स्ट, शी डैश पास दिस टाइम। वो ये समय पास कर देगी। शी, अगर रीड करें, शी हैज टू पास टाइम, शी ऑट टू पास टाइम। उसे ये समय पार करना पड़ेगा, ये समय उससे गुजारना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा हैज टू। शी हैज टू पास दिस टाइम, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी, करना पड़ेगा। ही डैश नॉट बाय अ कार, क्या आएगा यहाँ पे। आप में काफी होती है ही हैज टू नॉट बाय अ कार, मुझे बताओ कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा। ही हैज टू नॉट बाय अ कार, ही नीड नॉट। अब सुन लो, ये नीड जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीड नॉट का मतलब होता है उसे कोई जरूरत नहीं है एक कार खरीदने की। ही नीड नॉट, मत खरीदो कार, ऐसा बता रही है उसे। ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे पता है मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली यहाँ पे डाला है क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको नहीं पता है कि आपका जो ये है ना लेस्ट, LEST लेस्ट, ये लेस्ट एक ऐसी मोडाल है, ये एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने बाद, इसकी एक पत्नी है, हाँ शादी हो गई है इसकी एक पत्नी है, और इसकी पत्नी का नाम है शुड। और ये अगर किसी फंक्शन में जाएगा, किसी क्वेश्चन में आएगा तो अपनी पत्नी के साथ आएगा, वरना अकेले आएगा। ये एकदम लॉयल बंदा है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल। एकदम लॉयल है, जाएगा क्वेश्चन में तो पत्नी के साथ ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा, अकेला जाएगा, वरना अकेला रहेगा वहां पे, किसी की तरफ नहीं देखेगा। इतना अच्छा इंसान है ये। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया है शुड या फिर मस्ट। तो ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं आपको देती हूं, क्लीन करूं जरा। इसी क्वेश्चन में यहाँ पे शुड नहीं दिया है, यहाँ पे नीड दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे आप। ये तो तुम्हें आंसर देना था ना, अभी ऑप्शन दिया नहीं है मैंने, बट तुम्हें बोला था कि दीदी अभी आपने बोला कि लेस्ट बहुत लॉयल है। लेस्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में आएगा किसके साथ आएगा? शुड के साथ, वरना अकेले आएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। पता क्या होगा? ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही फेल। सही है, बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। फिर से बोल रही हूँ, L फॉर लेस्ट, L फॉर लॉयल। एकदम लॉयल बंदा है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी शुड से। लेस्ट आएगा शुड के साथ ही आएगा, वरना अकेले आएगा, बस इतना याद रखना। लेस्ट आएगा तो शुड के साथ आएगा, वरना अकेले आएगा, किसी और पे नजर नहीं डालेगा। नेक्स्ट है, डू यू डैश कुक योर ओन मील। क्या आप अपना खाना खुद से बनाते हैं? डू यू, क्या आपको बनाना पड़ता है अपना खाना? शुड होता है कि बनाना पड़ेगा, और हैव टू मतलब क्या आपको बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे आएगा डू यू हैव टू। क्या ये सही था तुम्हारा? हाँ सही तुम्हारा, पता नहीं भाई। द विलेजर्स डैश यूज केरोसिन लैम्प अ फ्यू ईयर्स अगो। जो विलेजर्स थे वो आज से कुछ साल पहले केरोसिन लैम्प को यूज करते थे, करना पड़ता था उन्हें, मस्ट नहीं था। द विलेजर्स हैड टू यूज, ठीक है। दूसरा, द ओल्ड लेडी डैश टेक अ बाथ एवरी डे बिफोर टेकिंग मील। जो ओल्ड लेडीज होती है उनको एक बात यानी कि नहाना होता है जब भी वो खाना खाती है उससे पहले। द ओल्ड लेडी शुड टेक, ठीक है। शायद बीमार होंगी वो तो इससे बात लेना होगा उन्हें, बट हमें नहीं पता, बट लेना पड़ेगा उन्हें। आगे है, शी डैश फिनिश दिस वर्क बिफोर आई गो। उसको अपना ये काम फिनिश करना पड़ेगा मेरे जाने से पहले। अरे भाई वो नहीं, ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा। मैं तभी जाऊंगा जब वो काम पूरा करेगी, मस्ट है। शी मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर आई गो। रमेश सेड दैट दे डैश रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे। रमेश बोलता है कि उनको ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। भाई रिपोर्ट करना पड़ेगा,
मोर ऑब्लिगेशन, शुड, मस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, शुड और ऑट टू है। लास्ट है वी डैश प्रिपेयर आवर लेसन्स वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, हमें अपने लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। ये आपको भी करना है, इसीलिए सुबह 5 AM वाली रिवीजन क्लास देख लेना मेरी, ठीक है। वी मस्ट प्रिपेयर आवर लेसन्स वेल, हमें अपने लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपकी कुछ खास बातें थी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ एक दो चीजें और है जो सुन लो, ठीक है। पहली चीज, पेपर जब भी करोगे, देखो पेपर ऐसा है कि तुम्हारा पेपर, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी CBSE गाइडलाइन देखी हो तो तुम्हारे 3 मोटे मोटे सेक्शन है। एक है तुम्हारा रीडिंग पैसेज, जो तुम कितना ही पढ़ लो तुम्हें वो एट द एंड देख के ही करना है नहीं मजाक कर रही हूँ। रीडिंग पैसेज में क्या करना है आपको, व्हाइट पेन यूज करती हूँ। रीडिंग पैसेज जो होगा आपका, ये है आपका 20 मार्क्स का। सेम वैसे ही आपका राइटिंग और ग्रामर है 20 मार्क्स टोटल, टोटल 20 की है, 10 + 10 की है। इसके बाद अकेला जो आपका लिटरेचर है वो है आपका 40 मार्क्स का। द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप अपने पेपर को शुरुआत करो, दिस इज योर पेपर, शुरुआत करो, सेक्शन लिखो ऊपर प्रॉपर, सेक्शन डी ऐसे अंडरलाइन करो, नीचे लिखो ब्रैकेट में लिटरेचर। और प्लीज ट्राई करना कि आप अपना सेक्शन डी जो है ना, इसको 1 hour 15 minutes के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। 1 घंटा 15 मिनट बहुत होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, 1 hour 15 minutes इज अ लॉट मोर टाइम। 15 मिनट दो अपने पैसेज के लिए जो आपके वो आते हैं, क्या बोलते हैं वो वाले पैसेज, और 1 घंटा दो अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो 1 घंटा 15 मिनट आपने दिया किसको, अपने लिटरेचर को। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर के सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एट वन प्लेस, एक ही जगह पे करो सारे क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज। सेक्शन डी अगर आपने पकड़ा है तो सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे करना, ठीक है। नीट एंड क्लीन करना, लाइंस खींचना हर क्वेश्चन के बाद। मैं आपको एक शीट दिखाऊंगी, एक बच्चे ने बिल्कुल इस तरह से किया हुआ था और अंडरलाइन करके किया हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया हुआ था। इंग्लिश में आंसर प्लीज पैराग्राफ में लिखना, प्लीज आंसर राइटिंग के लिए फिर से बोल रही हूँ, राइट योर आंसर इन पैराग्राफ्स। एंड व्हेन आई से पैराग्राफ्स, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ पैरा चेंज, दूसरा पैराग्राफ पैरा चेंज, बट प्लीज हाथ जोड़ के विनती है पॉइंट में आंसर मत लिखना। दूसरी बात, हमेशा आपके आंसर होंगे पास्ट टेंस में, प्लीज आंसर को पास्ट टेंस में ही रखिए, उसकी टेंस चेंज ना करें। टीचर्स इंग्लिश की सबसे ज्यादा मिस्टेक जो निकालती है टेंस बेस्ड पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरा, लिटरेचर का सारा पार्ट एक ही जगह पे करना, उसके बाद आप जाओगे राइटिंग सेक्शन पे, ऊपर डालोगे हेडिंग ऐसे, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर। अब मैं आपको सेक्शन बी क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, पहले बिकॉज अभी आपने लिटरेचर में इतना लिख लिया है कि आपका हाथ सेट हो गया, नाउ यू हैव द फ्लुएंसी इन योर हैंडराइटिंग, आपके हैंडराइटिंग फ्लुएंसी आ चुकी है। अब राइटिंग सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, एक होगा आपका फॉर्मल लेटर, एक होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। आई अर्ज यू कि आप पहले अपना एनालिटिकल पैराग्राफ कर लेना, क्वेश्चन नंबर सही डालना, फिर से बोल रही हूँ, नंबरिंग गलत मत करना, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही लिखना। सेक्शन बी अगर कर रहे हो, सारे क्वेश्चन एक जगह एक ही साथ करना, अलग अलग हौच पौच मत कर देना। दूसरा, सबसे पहले करना अपना एनालिटिकल पैराग्राफ, बिकॉज ज्यादा मुश्किल है नहीं यार, तुम्हारे सामने इतना बड़ा इंट्रो लिखा होगा तो देख के चेपना है। ट्रेंड को एक बार तुम्हें 3 मिनट लगेंगे, ओनली 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अपना ट्रेंड चेक करना और समझना। राइटिंग सेक्शन में प्लीज आधा घंटा देना, उससे ऊपर मत देना, 30 मिनट्स इज वेल टू डू। 30 मिनट दे दिए, कितने हो गए, 1 hour 45 मिनट्स। इसके बाद नंबर 2 करना है आपको इसमें लेटर, फॉर्मल लेटर, और ये टोटल होगा आपका आधे घंटे का। इसके बाद आप आओगे अपने सेक्शन बी का सब क्लॉज ग्रामर। आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन बी ग्रामर, अच्छा लगेगा टीचर को। अब ग्रामर के बाद ग्रामर के 10 क्वेश्चन लाइन वाइज एक ही जगह पे करना, हो सके सेक्शन बी ग्रामर हो किसी एक नए पेज से, अगर नया पेज आ रहा है तो वहां पे टर्न करके उसी एक ही में सारे ग्रामर कर देना। सेक्शन बी ग्रामर, प्रॉपर नंबरिंग डालना, प्रॉपर आंसर लिखना प्रॉपर तरीके से। सेक्शन बी ग्रामर के सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही जगह, जो भी आपने फिर से बोल रही हूँ, आप ग्रामर सेक्शन में ना कोई पर्टिकुलर पार्ट छोड़ते हो, 12 में से 10 ही क्वेश्चन करते हो, तो नंबरिंग सही करना बहुत जरूरी है। और अगर 10 करने हैं 10 ही करने, चटकी मत दिखाना वहां पे, ठीक है। टीचर अगर कई निकली तो तुम्हारे मार्क्स काट देगी। अरे मजाक कर रही, बट बेटर नहीं करो, बेटर मत ही करो, ठीक है। तो आपने अपने 10 ग्रामर किए, प्लीज ग्रामर में 15 मिनट से ऊपर मत लो, ठीक है। टोटल हो गए आपके 2 घंटे, बचा आपके पास 1 घंटा। अब आओ अपने सेक्शन,
पेज को कंप्लीट करने के लिए इसके बाद आप पे टोटल जो टाइम लेफ्ट है, जो आपका टाइम लेफ्ट है वो है 30 मिनट्स। अब इस 30 मिनट में मान लो मैं 10 मिनट पहले ही माइनस कर रही हूँ कि आपने लिखने है, मान लो क्वेश्चन आंसर में आपने 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लिए मान लो, तो 20 मिनट में अपने आंसर टॉपिक को स्टार्टिंग से पहले रिवाइज करना। क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, कोई ग्रामर का पार्ट छोड़ा तो नहीं है मैंने पीछे, कहीं पे कुछ किया तो नहीं है, डेकोरेशन करनी है अगर आपको कर रखी है मैंने, वो चीज चेक करो। लास्ट करो, चेक फॉरवर्ड करो, कहीं पे छूट रखो उसे कंप्लीट करो। ये तब होगा घंटा 15 मिनट मुझे फास्टली काम करना है अपना, ठीक है। और कहीं पे भी बच्चों देखो पेपर में क्या होता है कि तुमसे पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तुम सब कहीं ना कहीं घबराओगे वहां पे, लेकिन सिंपल सी बात है ये तुम्हारे लाइफ का पहला एग्जाम है। जब ऐसे तुम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे सोचो वहां कितनी घबराहट होगी। तो वो बच्चा वहीं पे हार गया जिसने, बच्चे ने हार मान ली ना वो गया जिसने, इसलिए बोल रही हूँ लिटरेचर पार्ट में बहुत संयम बना के रखना है। यू नीड बहुत ही कामली हैंडल करना है। अगर कोई चीज नहीं आ रही है लीव अ स्पेस फॉर दैट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आपको दोबारा उस क्वेश्चन पे आने का टाइम मिलेगा, पर अगर आप वहां तो आप गए, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना। देख ले मैथ्स का एग्जाम में पैनिक हो गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए पढ़ लो, ठीक है, इसलिए कर लो। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये है, वीडियो को पूरे एंड तक देखो और बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लो, और आलतू फालतू जगह मत पढ़ो, अपनी कॉपी खोल लो, कॉपी से पढ़ लो भाई, आलतू फालतू मत पढ़ो, लिटरेचर पे फोकस करो, लिटरेचर पे फोकस करो। 40 में से अगर तुम 35 मार्क्स या 30 मार्क्स भी वहां ला दो तुम बाकी सेक्शन में खींच लोगे यार। 50-60 मार्क्स भी ना 80 में से स्कोर करना इंग्लिश में इज वेरी इजी। इंग्लिश 80 का है ना, 60 मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इजी भाई, बहुत आसान है। बेसिक पे जाओ, फिर से बोल रही हूँ मैथ्स पेपर ने औकात दिखा दी थी, बेसिक से पढ़ो। ज्यादा आलतू फालतू मैं ये कर लूंगा, मैं लास्ट मिनट में पेपर लीक देख लूंगा तो हो जाए, कुछ नहीं होने का उससे, ठीक है। बेसिक ही काम आती है एट द एंड, ठीक है। मतलब बेसिक, जिसके बेसिक वो थे ना स्ट्रॉन्ग थे वो हर क्वेश्चन कर लेगा। वो अभी देखा जाए 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। मैं बता रही रियलिटी है, कुछ बच्चों के आएंगे 100 में से 100 अभी भी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, बस काम रहो, कंपोज रहो, और पेपर से पहले कामली अपना अंदर जाना है, खुश रहना है, बातें बातें करनी है और बढ़िया का पेपर देना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है। इंग्लिश एसएसटी ये सब्जेक्ट आपको परसेंटेज इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलो